अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरगाब आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। फिलहाल तो हमारे साथ ग्रीन टी ही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स हम कहेंगे कि जरियाब शुएब के साथ लस्सी या सत्तू हाजिर है। क्योंकि हम भी इंशाल्लाह चाय से लस्सी और सत्तू की तरफ जाएंगे। वैसे भी जितनी गर्मी है ऐसे में चाय के बजाय वाकई लस्सी की तरफ जाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए अपने इस लोकल ड्रिंक को भी। बिल्कुल, और मकामी ड्रिंक को प्रमोट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे वो तबका जो किस किस्म के कारोबार में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को हम लोग सपोर्ट फ्राहम कर सके। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि हमें लस्सी तो फिर चलें थोड़ी बड़ी दुकानों पर मिल जाती है, उसके पैसे भी ज़रा हम लोग अच्छे पे कर देते हैं ख़ासे हद तक, लेकिन सत्तू जिसकी यूँ कह लीजिए कि इम्यून पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत अच्छा है, ठंडी क्या कहते हैं एहसास और फरहत देने के हवाले से भी वो बहुत अच्छा होता है, गर्मी दूर भगाने में सत्तू बहुत अच्छा होता है। मोस्टली अरकान के जो मरीज होते हैं उनको भी सत्तू का इस्तेमाल जो है वो बताया जाता है। तो वो बड़ा हमें अगर नजर आता है मार्केट में तो सिर्फ वो रेडी वाली जो दुकानें होती हैं वहां पर नजर आता है, और मैक्सिमम उस ग्लास में 10-15 रुपए इससे ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल। वैसे भी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि जामियात में अब चाय के बजाय लस्सी और सत्तू को प्रमोट किया जाना चाहिए। फिर उसकी क्लैरिटी भी दी है कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो पियेंगे लस्सी भी और सत्तू भी और वो समझेंगे अच्छा कि हमारा लोकल ड्रिंक है, तो वो बिल्कुल उस तरह से सोचेंगे जैसे कि ईरान में हम देखते हैं कि लबन जिस तरह से पैक होती है लोगों को दी जाती है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी ऐसे ही फिर होगा कि हमारे लोकल जो ड्रिंक्स हैं उसकी पैकेजिंग और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन खासी आसान होगी, और ऐसे में नया बिजनेस जो है कल्चर वो प्रमोट करेगा। चलो फिर एक काम करते हैं, जी टीम को कहते हैं कि कल हमारे लिए सुबह सुबह लस्सी अरेंज करें, ठीक है ना? फिर लस्सी पीते भी हैं और लस्सी के फवायद हम अपने जो न्यूट्रिशनिस्ट होंगी उनके साथ कोई भी डॉक्टर कोशिश करते हैं कि पकड़ते हैं और फिर उनसे बात करके आपको बताते हैं कि लस्सी के क्या क्या फायदे या यूं करेंगे कंपैरिजन करेंगे चाय और लस्सी और सत्तू, क्या इसका डिफरेंस है, इस पर जरूर हम कल चल के बात करेंगे। एनीवेज जब बात हम गर्मी की मौसम की कर रहे हैं जनाब, तो गर्मी का मौसम है, गर्मी बरकरार रहेगी ऐसा ही कहा जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटे भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा बेशतर इलाकों में। इससे पहले जो इस्लामाबाद में देखा हमने 21 जून को जितनी ठंड थी हम सब हैरान और परेशान थे कि हुआ क्या। उसके बाद वाकई फिर गर्मी वापस आई, जिस पर डीजी मैट साहब ने कहा था कि बस वो जो मामला था मौसम ठंडा होने का वो उतने दिनों तक ही था, अब गर्मी पड़ेगी, वाकई गर्मी टिका के पड़ रही है। बारिश कब होगी, मानसून का आगाज कब से होगा, बिकॉज प्री मानसून इज डन, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ मानसून। इस पर बात करेंगे। डीजी मैट महार साहबजाद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाए जनाब, आपने बड़ा लस्सी और सत्तू का जिक्र किया है तो ये तो बड़ी अच्छी ड्रिंक है। सर आपका भी दिल तो नहीं कर गया कि अभी आपने आज दिन का आगाज लस्सी और सत्तू से ही करना है? मेरा ख्याल है ऐसे ही करना चाहिए। वाकई लोकल ड्रिंक्स जो है ना वो मजेदार होते हैं। तो चाय तो वाकई सुबह सुबह हम ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका आगाज लस्सी से किया जाए तो वो और ज्यादा, तो दोपहर या इस वक्त पीना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा महर साहब जरा ये बताइएगा, अपडेट तो आपकी तरफ से आपके महकमे की तरफ से यही आई है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो मजीद गर्म और शदीद मरतूब रहने वाला है। तो अगर ये शदीद गर्म और मरतूब रहने वाला है तो वो हमारी प्री मानसून का क्या बना? नहीं, प्री मानसून तो खत्म होगी, लेकिन मानसून आप देखें आज अगर आप लाहौर का मौसम देखें ना तो बड़ा हबस ज़्यादा है। यानी मतलब इसका ये है कि जी मानसून का जो मॉइस्चर है ना वो पहुंचना शुरू हो गया है। तो ये इसकी इंडिकेशन अगले इंशाल्लाह 2 दिन है, गर्मी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उसके बाद 30 को या 29 की रात को बाकायदा मानसून का आगाज कुछ इलाकों में हो जाएगा, और फिर आगे आने वाले दिन जो है वो बारिश के दिन है, इंशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि मौसम बड़ा वो हबस ज़्यादा सा हो गया है, जिसमें नमी काफी ज्यादा आ गई, ह्यूमिडिटी लेवल्स आर हाई। सर आपने कहा मानसून का आगाज होगा, किन शहरों से आगाज होगा, किन इलाकों से आगाज ये नॉर्मली हमारे पहले कश्मीर या सियालकोट ये इलाके जो होते हैं ये इसकी ज़द में आते हैं। तो इंशाल्लाह ये कश्मीर या मरी ये इलाके पहले ज़द में आते हैं, इस्लामाबाद फिर पूरा पंजाब, इसका मतलब है कि जी लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ के ना 1 या 2 को ये पूरे पंजाब में फैल जाएगा सिलसिला। KPK के भी अक्सर इलाके इसकी ज़द में होंगे, कश्मीर के ज्यादा इलाके आ सकते हैं चूँकि वहाँ पे भी जो है उसका थोड़ा सा ज्यादा जोर होता है मानसून का। ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है वो अच्छे दिन है। ये 2 दिन सिर्फ गर्मी के होंगे, उसके बाद इंशाल्लाह रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा।
इंशाल्लाह। और सिर्फ बारिशों के हवाले से बताया क्या जा रहा है, मतलब यानी कि कितने मिलीमीटर बारिशों का इम्कान है, क्या स्पेल जो है वो किस कदर मतलब यानी कि राहत बख्श साबित हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम ओवरऑल इस्लामाबाद की भी बात करें, उस दिन भी जिक्र हो रहा था कि खानपुर डैम जो है वहाँ पर भी पानी की जो मिकदार है वो खासी कम होती चली जा रही है, जगह जगह इस्लामाबाद में बोर सूखे हुए हैं। बारिश अच्छी बारिश होगी। मानसून की जो हमारी फोरकास्ट है अब वो तो अबव नॉर्मल है, बल्कि ये अबव नॉर्मल में बड़ी अच्छी बारिशें होती हैं। तो अब ये मिलीमीटर में बताना तो मुश्किल होगा। ये चूंकि जो सावन की बारिश होती है किसी जगह पे ज्यादा किसी जगह पे कम, तो तकरीबन जब शुरू होता है सिलसिला तो ये 100 मिलीमीटर या इस तक तो आम हो जाती है बात। बिल्कुल ठीक है सर, थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि किन शहरों से या किन इलाकों से मुताल्लिक आपकी जानिब से, महकमे की जानिब से अलर्ट्स जारी किए गए हैं? बिकॉज जिस तरह प्री मानसून में हमने देखा कि नारा लई से मुताल्लिक भी अलर्ट जारी किया गया, तो अब मानसून का आगाज़ होने वाला है, अलर्ट्स कहाँ कहाँ के हवाले से जारी किए गए हैं? अलर्ट हमारे मेगा सिटीज़ जो हैं, जैसे लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची या पेशावर, जितने भी हमारे मेगा सिटीज़ हैं, इनके लिए आजकल अर्बन फ्लडिंग एक आम सा फिनोमेना बन गया है। तो ये जब इस तरह की बारिश का इम्कान होगा तो वो अलर्ट्स इशू करने पड़ेंगे। तो हमें अपने वासाज या इन इदारों को अलर्ट लेना पड़ेगा, और वो यकीनन इंतजाम कर लेते होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर बारिश की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़े से कंट्रोल करना मुश्किल भी हो जाता है। तो लेकिन अलर्ट्स हम जारी कर देंगे इंशाल्लाह। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन ज्यादा बारिश की होगी तो वो जरूर ये साथ साथ चलता रहेगा सिलसिला। चलिए लास्टली बस अब ये भी बता दीजिए, कोई किसान भाइयों के लिए किसी किस्म की कोई अलर्ट, कोई वार्निंग अगर आप पहुंचाना चाह रहे हो? किसान भाइयों के लिए तो ये जो है हमारे आप कह रहे हैं कि गुजरांवाला डिवीजन या लाहौर डिवीजन के कुछ हिस्से जहाँ पे चावल काश्त की जाती है, चावल की फसल, तो उनके लिए तो ये बराने रहमत साबित होगी। उनको जिन्होंने कुछ काश्त कर ली है चावल की फसल या अभी लगानी है, तो उनके लिए तो पानी वाफर मिकदार में दस्तयाब होगा। तो वो इंशाल्लाह इस मौसम से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहें कि जी अपनी चावल की फसल काश्त करें, और जो इस वक्त इन प्रोसेस है तो उसको पानी के उसको देना शुरू कर दें, यानी बारिश का पानी उनको मिल जाएगा। और बाकी गन्ने की फसल के लिए भी काफ़ी ज़रूरत होती है, तो उसको भी रिक्वायर्ड होता है। बहुत शुक्रिया महार साहबजाद खान साहब, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर बारिश से मुताल्लिक भी, और आइंदा आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहेगा, कहाँ से मानसून का आगाज़ होगा, किस तरह से ये फिर मानसून की जो बारिशें हैं वो आगे दीगर शहरों तक जाएंगी। अल्लाह इस बारिश को हम सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए रहमत की बारिश बना कर रखे। क्योंकि चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, या फिर मैंने जैसे कि जिक्र किया हमारे किसान भाई हो, इस वक्त सभी को बारिश की बहुत ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा कि ये बारिश बाराने रहमत बने, ना कि हम लोगों के लिए जहमत बने। और जिन इदारों को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं वो भी अगर अलर्ट हो जाए तो ये रहमत जो है वो हमारे लिए रहमत ही रहेगी। और स्पेशली अगर हम लोग कराची के हवाले से बात करें तो वहाँ पर ज़रा मामलात और मसाइल गंभीर हो जाते हैं। अल्लाह ताला कराची वालों को भी अपने अमान में रखे। आगे बढ़ते नाज़रीन, और जब हम लोग अमान की बात करते हैं तो यहाँ पर अमन व अमा के मामलात भी जो हैं वो ज़ेर गौर आते हैं। कराची में तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मामलात बेहतर हुए हैं, लेकिन अब पंजाब और उसके कई इलाकों में और कई शहरों में मामलात थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में स्ट्रीट क्राइम्स पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत को हिदायत जारी की हैं कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। बिल्कुल, और सुबह में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की गई और कहा गया कि सिर्फ एक परफॉर्मेंस है जिससे आप आवाम की कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस से मुताल्लिक़ राय को तब्दील कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के अलावा और कोई तरीक़ेकार है नहीं है। ये वो पैरामीटर है जो कि सेट करता है कि आपकी राय किसी भी इदारे से मुताल्लिक़ क्या है। तो जिस तरह कराची की बात ज़रिए आपने की, इसी तरह मेगा सिटीज़ में इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं और इसमें हम देखते हैं कि फिर जब उनके हवाले से काम अच्छा हो तो राय भी अच्छी होती है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ कराची बल्कि ओवरऑल पूरे मुल्क की सिचुएशन जो है उसको देखा जा रहा है। बिलखुस पंजाब में स्ट्रीट क्राइम्स पर में जो इजाफा उसको खासा समझा भी गया और तशवीश का इजहार किया गया। एनीवेज़ जी, बढ़ते हैं आगे, कुछ हेल्थ ताल्लिक बात करते हैं और हेल्थ रिफॉर्म से मुताल्लिक बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने
दिमागी फॉलेज और माजूरी में मुब्तला दीगर मरीजों की सहूलत के लिए पाकिस्तान में हेल्थ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में स्ट्रेटेजिक इस्लाहात शुरू करने का फैसला किया है। ये एक अहम मामला है, इस पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिफॉर्म्स किस तरीके से लाई जाएंगी, इंप्लीमेंट होंगी, एक रिपोर्ट है, आइए मिलकर देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पॉलिसी के तहत माजूर शहरियों और मसनूई आज़ा का साजो सामान तैयार करने वाले इदारों की मदद की जाएगी और इस तरह के इदारों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। सेरेब्रल पॉलिसी से मुतासिर मरीजों की तालीम और तरबियत के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर राइज म्यूजिक थेरेपी जैसे इकदाम भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। मनसूबे के तहत दिमागी फालिज के मरीजों के लिए खुसूसी व्हील चेयर्स, जबकि दूसरी माजूरी के हामिल शहरियों की मदद के लिए आलात पाकिस्तान में ही कम कीमत पर तैयार किए जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत महंगे दामों मिलने वाले और मरीजों की मदद के लिए दरकार ये आलात और इनके पार्ट्स अर्जा निर्खों पर आम शहरियों की दस्तरस में होंगे। खुसूसी अफराद की मुआवनत के लिए नई पॉलिसी के तहत हुकूमत माजूर शहरियों को इनकी नकलो हरकत के लिए दरकार अहम सामान को सब्सिडी पर फराहम करने के लिए भी इकदाम करेगी। तो हुकूमत ने यह अहम फैसला किया है और इस पर अमल दरामद कब से शुरू हो जाएगा, लागत कितनी आ रही है, पहले फेज में किस तरह से इन मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी, इस तमाम मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान सूफी साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। सूफी साहब, ये बताइएगा कि हेल्थ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में स्ट्रेटेजिक इस्लाहात यकीनी तौर पर बेहतरीन बनाना हुकूमत की तरजीह रही है और अभी भी जो है इस पर हुकूमत काम कर रही है। अमली तौर पर अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कब से होने जा रहा है? इसका आगाज़ फौरी तौर पे होगा। जो हमने ऑलरेडी लिस्ट आइडेंटिफाई कर ली है जहाँ पे ये चीज़ें बन रही हैं और जहाँ पे इसकी पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं। तो जो यहाँ पे लोकल वेंडर्स बना रहे हैं लेकिन उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो पार्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, फिर असेंबली का इश्यूज आता है, तो उसमें फिर हम उनको जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं ताकि उसमें ड्यूटीज़ कम की जा सकें। उसमें उसके अलावा उनको अकोमोडेट किया जा सके कि जहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स हैं असेंबली के और ट्रेनिंग के, तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर इमीडिएटली वी आर ऑल्सो इन टच विद डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में फिलहाल सब्सिडी पे प्रोवाइड कर सकें, तो फिर गवर्नमेंट उसको जो फिर अकोमोडेट करे और जो हमारे सिटीजन्स जिनको इन व्हील चेयर्स की खुसूसी असिस्टेड डिवाइस की ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिर उनको वो प्रोवाइड की जा सकें सब्सिडी पे। ठीक सलमान साहब, एक बात और भी, जब हम इनकी नकलो हरकत की बात करते हैं और उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी की बात करूं जिसमें हम देखते हैं मॉडिफाइड कार्स होती हैं उनकी, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पहले भी टैक्स में तो खासी छूट थी। अब जो सब्सिडी की बात की गई है इनकी, बिलखुसूस अगर मॉडिफाइड कार्स की बात करें या कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट उन्होंने इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए किस तरह से सब्सिडी दी जाएगी, इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। ये सब्सिडी जो है ये बेसिकली जो है इनकी असिस्टेड जो व्हील चेयर्स और इनके जो और इक्विपमेंट जो इनको चाहिए होता है फॉर देयर एवरीडे लाइफ, उसके ऊपर है। क्योंकि हर व्हील चेयर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मिलती है जो कि हर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एक तरह की नहीं हो सकती, क्योंकि कई उनकी डिफरेंट डिमांड्स हैं। तो उसमें फिर जब वो कस्टमाइज व्हील चेयर बनती है तो उसमें उनका जो जिस सीट पे उन्होंने बैठना होता है वो उनकी साइज के हिसाब से डेवलप होती है। फिर उनके जो हाथों की मूवमेंट, उनके टांगों की मूवमेंट, वो उस हिसाब से फिर उसको कस्टमाइज करना पड़ता है और वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए फिर उसके अंदर जब वो इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें फिर हम सब्सिडी का देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके वी आर वर्किंग ऑन अ प्लान के जिसमें फिर हम उनको वो फिलहाल सब्सिडी पे दें और फिर सेकंड साइमल्टेनियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पर स्टार्ट हो जाएगी कि हम यहाँ पे उनको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर वो जब यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट इतनी कम हो जाए और उसकी एक्सेस जो है वो हर पाकिस्तानी जिसको इसकी ज़रूरत है उसको फिर ये मिले। ठीक सर, ये तो हमने इन मॉडिफाइड कार्स के हवाले से बात की, व्हील चेयर से मुतालिक आपने एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है उसके ऊपर काम शुरू, उसकी प्रोडक्शन पर काम शुरू हो, उसमें तो अभी टाइम लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से मसनूई आज़ा हैं उनकी हवाले से भी कहा गया है कि सब्सिडी फ्राहम करने के हवाले से बातचीत की जा रही है और जो इदारे इस पर पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ भी हुकूमत जो है अपना ताउन बढ़ाएगी मजीद। इस पर क्या स्ट्रेटेजी होगी गवर्नमेंट की? जी, इस पे एग्जैक्टली जिस तरह आपने बताया कि प्रोस्थेटिक्स जहाँ जहाँ पे बन रहे हैं, जहाँ जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम बेसिकली प्रायोरिटी बेस पे उसको हम डील करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें प्राइसेस जिस तरह वो लोगों को इस वक्त देनी पड़ रही हैं, अगर वो एग्जॉर्बिटेंट हैं तो उसमें गवर्नमेंट किस तरह इंटरवेंशन करके तो फिर उनको वो सस्ता कर सकती है ताकि जो लोग मजदूर हैं जिनको खासतौर पर प्रोस्थेटिक्स लिम्स की वगैरह की ज़रूरत है, सो उनको वो प्रोवाइड किए जा सकें इस कॉस्ट के ऊपर
कि जिस पे वो उसको अफोर्ड कर सकें। तो इसलिए पाकिस्तान में इसमें ऑलरेडी काफ़ी काम हो रहा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उस पर इतनी गवर्नमेंट की तवज्जो ना होने की वजह से वो नहीं फैल सका और लोगों के पास एक्सेस इन चीज़ों की बहुत कम है। तो अब उसके में अवेयरनेस मुहिम भी चलाई जा रही है और उसके साथ साथ फिर जिस तरह उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है ना उसको इंश्योर किया जाएगा। ठीक। और फालिज के मरीजों के लिए म्यूज़िक थेरेपी, इससे मुतालिक भी जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नए डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे या जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं वहाँ पर थेरेपिस्ट ऐसे लाए जाएंगे जो कि म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए उनका इलाज करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें नए डिपार्टमेंट्स की फिजिकल थेरेपी के डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उसमें सेक्शन ऐड कर दिया जाएगा और म्यूजिकल थेरेपिस्ट जो है वो वहाँ पे हायर करके वी विल डिप्लॉय देम। इसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम भी कर रही है, इसके साथ पार्टनरशिप की जाएगी और फिर वहाँ पे इस चीज़ को एडवर्टाइज किया जाएगा कि जो सिटीजन इस चीज़ के साथ अपने आप को एनरोल करवाना चाहता है वो एनरोल करवाए, ताकि फिर इनके एक रेगुलर सेशंस होंगे जिसके तहत फिर ये वो चीज़ें सीखेंगे अपने म्यूजिक थेरेपी के साथ जो आम क्लासरूम में ये नहीं सीख सकते, बिकॉज इनकी नीड्स, इनकी डिमांड्स डिफरेंट हैं। और ये चीज़ फिर जो ऑलरेडी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं उनके साथ भी ये पार्टनरशिप जो है ना वो हमारी कंटिन्यू करेगी कि हम एक ऐसा मॉडल डेवलप कर रहे हैं कि जो लोग सरकारी हॉस्पिटल्स के करीब हैं वो वहाँ जा सकें, लेकिन जो लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के करीब हैं उनके साथ फिर एंडोर्समेंट देके तो वहाँ पे भी उनको अकोमोडेट किया जा सके। ठीक सर, एक ऐसा मामला भी मैं चाहूँगा जिस पर ज़रूर आप अपनी राय दीजिएगा और इस पर क्या हल की तरफ भी हम कदम बढ़ा रहे हैं। जब किसी को फालिज का अटैक होता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, चूँकि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डील नहीं कर रहे होते, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डील कर रहे होते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि आप मरीज़ को जल्द से जल्द वहाँ पर लाएँ और विद इन फ्यू आवर्स एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसके बाद सर्वाइवल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और कोई इशू नहीं होता उस पेशेंट के साथ। लेकिन ऐसे में ये रिपोर्ट भी हुआ सर कि वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होता और कहा जाता है कि इंजेक्शन खुद आप लेकर आएँ, जिसमें टाइम ज़ाया हो जाता है। क्या इन मामलों को भी देखा जा रहा है? प्लस और हॉस्पिटल्स में ऐड की जा रही है फैसिलिटी ताकि जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर लेकर जाएँ तो वो इंजेक्शन जल्द से जल्द लगे। जी, ये जो इमरजेंसी सर्विसेज में आ जाता है और इमरजेंसी सर्विसेज वी बिलीव कि हर हॉस्पिटल में कम से कम लाइफ सेविंग इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे फिर स्पेशलिटी का ताल्लुक है, वो फिर वहाँ पे आप उनको ट्रांसफर करें कि जहाँ पे उनके न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन या जो भी मेडिसिन है दैट शुड बी अवेलेबल इन ऑल द हॉस्पिटल्स। तो इसमें जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री, जो खासतौर पर जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं अब्दुल कादिर पटेल, वो इस पे काम कर रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम ये इंश्योर करें कि जो इमरजेंसी सर्विसेज शुड बी यूनिफॉर्म इन ऑल हॉस्पिटल्स। फिर उसके बाद आपने किसी को ट्रांसफर करना है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान सूफी साहब अपना वक्त देने के लिए। और एक इंतहाई है जिस पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, गो कि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर मजीद काम करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से मसनूई अज़ा है स्पेशली उन पर भी खासा काम किया जा रहा है, लेकिन वक्त लगता है किसी भी काम को उस हिसाब से शुरू होने में और आवाम तक उसके समरात पहुँचने में। लेकिन ये फैसला उन माजूर अफराद के लिए लिया गया है जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने तई मुल्क की मईशत में अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, चलें बढ़ते हैं आगे। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं, एक एजाज़ की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज़ किंग शाह अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाजा गया है। सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर वो मौजूद और वहाँ पर उनकी जद्दा में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई और IASPR के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाजा और ये एजाज़ दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। जी, तो ये खबर है और डेफिनेटली कल जो है ये खबर मंजर आम पर आई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ हमारे, उन्हें मुबारकबाद दी गई और ये ट्वीट टॉक्स भी आपने देखा। और साथ ही साथ फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ सियासी हलकों से, समाजी हलकों से मुबारकबादों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और ट्विटर और या फिर दीगर सोशल वेबसाइट्स क्यों ना हो, वहाँ पर भी इस हवाले से हमने देखा कि बहुत सारे तहनीती पैगामात और मुबारकबाद सामने आना शुरू हो गए। चूँकि हमने सऊदी अरब का जिक्र कर ही लिया है तो एक और अहम मामले का सकते हैं, मैं बात करने जा रही हूँ अब हज के हवाले से। और इस पर जो चूँकि हमने देखा कि माशाल्लाह बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो आज़मीन को लेकर सऊदी अरब रवाना हो रही हैं, कुछ बाकी रह गई हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में हमने फिर ये देखा कि कल वफाकी वज़ीर बरा मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शुक्र साहब ने पाकिस्तानी आज़मीन के लिए हज अखराजात के हवाले से बात की और ये बात बावर करवाई गई कि दुनिया में इस वक्त अगर हज अखराजात के हवाले से कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त
हज अखराजात के जो मुआवजा है वो सबसे कम है। अच्छा, इस पर आपको याद है हमने सेगमेंट भी किया था कि खलीजी ममालिक से जाने वालों के अखराजात कितने हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से कितने अखराजात हैं, पाकिस्तान के कम। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की हुकूमत ने हर आज़मीन हज की बात करें तो हर एक हाजी को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने कल रवाना होने से कबल PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते भी हैं। पिछली हुकूमत चली गई, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए और फिर हमने हिम्मत से काम लिया। वक्त कम था और हमें ये लग रहा था कि साल शायद हज न करा सके क्योंकि बहुत मुश्किलात थी, लेकिन हमने इस चैलेंज को कबूल कर दिया और मक्का मुकरमा, मदीना मनौर में खुद जाकर अपनी टीम समेत वहाँ काम किया। ये वो ज़ाहिर पहले गए भी थे और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि नज़दीक तरीन रिहाइशें मिलें, कम मुआवजे पर मिलें, और उसके बाद वापस आकर उन्होंने कहा भी कि हमने पूरी कोशिश की और इसको देखा जाएगा कि जो इंतज़ाम हैं बेहतर से बेहतर, और इंशाल्लाह इंतज़ाम बहुत बेहतर होंगे। बढ़ते आगे, एक और ख़बर इस्लामाबाद से है, शेयर करेंगे। महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ने इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए अपनी गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए QR कोड मुतारिफ़ करा दिया। उससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड का स्टेटस क्या है, उसका इजरा, अगर रिन्यूअल होना है उसका, तो सारे मामला जो हैं एक आम एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये देखिए डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हमारे कदम, और डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते कुछ और कदम भी हैं। बिल्कुल, इससे ये होता है कि आपके टाइम की बचत होती है, आपका पेट्रोल भी बचेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि अगर वक्त की सही इस्तेमाल हम लोग करें और टाइम को बचाना शुरू कर दें तो वो आपका जो वक्त है, वो आपका जो टाइम है, वो आप किसी और अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी जगह से मुराद मैं ये भी कहूँगी कि बाज़ औक़ात आपकी फैमिली में कोई ना कोई परेशानी, कोई मसला हो जाता है, आपको किसी बुजुर्ग को लेकर उनकी देखभाल के लिए किसी न किसी हॉस्पिटल या किसी न किसी एक अहम इदारे से रुजू करना पड़ता है, तो ये वक्त का ज़िया होने से बचाया जा रहा है। और डेफिनेटली इसमें हम यही कहेंगे कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए जो सहूलत दी है वो डेफिनेटली काबिल गौर है। लेट्स सी कि क्या ये सहूलत जो है वो बाकी शहरों में भी आने वाले दिनों में हमें नजर आएगी या फिर ये यहीं तक ही महदूद रहेगी। चलें, लेकिन जो मैंने कहा ना कि डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते कुछ, उसका हवाला मैंने इसलिए दिया कि हम आपको लेकर चलते हैं मेटावर्स में। और मेटावर्स में हो ये रहा है कि अब डिजिटल लिबास की फ़रोख्त के लिए ऑनलाइन स्टोर मुतारिफ़ कराया गया है, और ऑनलाइन स्टोर पर गारमेंट्स की दुनिया के बड़े ब्रांड्स ने अपने कपड़े फ़रोख्त करने के लिए रख दी हैं। फेसबुक पोस्ट में मेटावर्स के CEO मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि इस स्टोर में जल्द ही मजीद ब्रांड्स शामिल कर दिए जाएंगे। तो ये भी बड़े अच्छे स्टेप्स हैं। जिस नज़रियात में कहना पेट्रोल की बचत होगी, एक्चुअली पेट्रोल की बचत तब होगी जब आप किसी भी स्टोर को इस तरह विजिट कर सकते हैं डिजिटली। वहाँ से आपने सिलेक्ट किया आर्टिकल और फिर वो आर्टिकल आप तक पहुँच गया, बजाय इसके आप जाएँ, एक तो टाइम लगेगा, फिर पेट्रोल लगेगा, फिर गाड़ी की पार्किंग एंड एवरीथिंग, तो सारी आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और आसानी और सहूलत हो जाएगी। चलें, ये तुमने बात की, एक और ख़बर या एक शख्सियत का जिक्र करते हैं जिनको आज हम याद करते हैं। 21 बरस पहले हमसे बिछड़ गए थे लोक गायक हामिद अली बेला, जिनकी मीठी आवाज़ का सहर 21 साल बाद भी कहना चाहिए कि कायम और दायम है। पंजाब की धरती से फूटती मोहब्बतों को अपनी मीठी सुरीली आवाज़ के ज़रिए हर किसी के कान तक पहुंचाया, बल्कि दिल पे दस्तक दी उनकी इस आवाज़ ने। आज उनकी 21वीं बरसी मनाई जा रही। सूफियाना कलाम से इनका आगाज़, और तकसीम हिंद के बाद अमृतसर से लाहौर मुंतकिल हुआ था इनका ख़ानदान। मधुर आवाज़ जब पहली बार रेडियो पाकिस्तान पर गूंजी तो सब ने, जिसने सुना, इस आवाज़ ने उनको अपना गर्विदा बना लिया। अगर कुछ हम इनके कामों से मुतालिक बात करें तो माए नी मैं किन्नू आँखा, दर्द वे छोड़े दा हाल नी, ये ऐसे कलाम हैं जिन्होंने दरवेश सिर्फ इंसान को शोहरत के 7वें आसमान तक पहुँचाया। क्योंकि ये कलाम ऐसे जो आज भी हम सब के लिए बड़े ख़ास, बड़े अहम हैं, चूँकि बड़ा नाम, बड़ा मकाम इन कलामों का है। चलें, बढ़ते हैं आगे और एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस मेहमान शख्सियत के साथ आपके मसलों का हल हमारे पास होगा। स्टे ट्यून्ड।
फूलों का देश पेशावर और तहजीब व तमद्दुन की खुशबू से मुअत्तर गुलाब खैल का रबाब, जब ये दोनों महकते हैं तो खुशबू की तरह पाकिस्तान के कोने कोने में बिखर जाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जब हम लोग लाउंज में आते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि अब सुबह पाकिस्तान में हमारे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आज हमारे साथ एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मौजूद हैं। उनकी तरफ जाने से पहले, उनका तारुफ करवाने से पहले मैं ज़रा इस बात पर आऊँगी। गौरशेब ने ब्रेक पे आने से पहले एक बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया था। हमारे यहाँ एक तो सोशल मीडिया का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत सारे मामलात की खबर होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मामलात होते हैं जो आपके गले पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि फूड के हवाले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मनाल तुम्हारे बारे में बात कर रही है। मैं मनाल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन शायद कर भी रही हूँ। ठीक है, और वो इसलिए कर रही हूँ कि बाज़ औक़ात में बहुत ही रेयर होता है कि कभी किसी न किसी स्किन इशू पर अपना कोई रिव्यू दे दूँ, क्योंकि हर किसी के स्किन टाइप बिल्कुल डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर एलोवेरा फेस पर लगाया तो आपको भी एलोवेरा सूट करेगा, मैंने अगर उपटन का मसाज कर लिया तो आपको भी उपटन जो है वो स्क्रब की जगह सूट करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डॉक्टरों को विजिट करना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बजाय इसके कि आप घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करें। और ऐसे सैलून्स जो कि सर्टिफाइड नहीं है लेकिन वहां पर जाके आप इस किस्म के ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं और हाइड्रा फेशियल्स वगैरह ले रहे हैं, वो भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो वेलकम करते हैं डॉक्टर समाविया को। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अच्छा डॉक्टर समाविया, सबसे पहले जानना ही चाहते हैं जो इन्फ्लुएंसर वाला मामला है, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया गया। एक शख्स अगर ये कह रहा है कि जी मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, आप भी यूज़ करें, या वो नहीं भी कह रहा यूज़ करें, तो चूंकि उसने कहा कि मैंने यूज़ किया और आपने उसका रिजल्ट देखा या जनरली भी उसकी स्किन अच्छी है तो आप वो यूज़ करते हैं, ये कितनी बड़ी गलती करते हैं? जिस तरह इंस्टाग्राम है, इसमें आप देखें ज़्यादातर प्रमोशनल चीज़ें होती हैं, दे आर पेड कंटेंट। अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पैसे दिए गए, हमें ये तो नहीं पता उन्होंने यूज़ किया भी है कि नहीं, और वाकई नहीं किया होता। हाँ, और ये मैं खुद बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, और आप अपने आप को रिलेट करते हो, ओ हमें भी ये मलाजमा है, छाइयाँ हैं, हमें भी एक्नी है, हमें भी डार्क सर्कल्स हैं, हमारे बाल भी गिर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ खुद को रिलेट कर लेते हैं। आप चीज़ ऑर्डर करते हैं, ठीक। अब जिस तरह से एक ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, जो भी पेशेंट आता है वो मुझे उस ब्रांड के कहते हैं कि हमने इसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, एंड आई हैव सीन द कॉम्प्लिकेशंस के, क्योंकि उनके अंदर एसिड्स हैं, जिस तरह सैलिसिलिक एसिड है वो एक्नी पे यूज़ कर लेते हैं, मुलाजमा पे आ जाता है तो वो उनको वर्सन कर देता है।
अपनी स्किन टाइप को बगैर जाने आप इस तरह से लोगों की बात सुन के या कमर्शियल्स देख के जिस तरह स्किन लाइटनिंग वगैरह के हैं, आप लोग खुद को खुद डुबोते हैं और हमें फ़ायदा देते हैं। आपने जिस ब्रांड का हवाला दिया, क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए देख लें कि उसमें एसिड तो नहीं है? एग्जैक्टली अच्छा। उसमें देखें, जो भी आप चीज़ यूज़ करें उससे पहले इंग्रेडिएंट्स देखें। ठीक है। कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं एंड वो आपको इमरजेंसी तक लेके चले जाते हैं। आपके ठीक लिप है। स्वेलिंग हो जाती है, आई स्वेलिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है। लोग इन चीज़ों को नहीं वो बट करते ये हैं। जो एसिड कंटेंट है, क्या हर स्किन टाइप के लिए नुकसानदेह? नहीं, नॉट फॉर अच्छा, एवरी स्किन। जिस ठीक। तरह हम लोग यानी करते वो हैं ब्रांड किसी के लिए सूटेबल होगा, किसी के लिए, ठीक किसी न किसी के लिए ठीक। होगा। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनका केमिकल पील करते हैं। ओके। पील्स में हम यही यूज़ करते हैं, एसिड से यूज़ करते ठीक हैं। है। फिर हम देखते हैं उसमें परसेंटेज कितनी है, 30% है, ओके। 5% है। हम स्टार्ट मिनिमम से करते हैं और फिर मैक्स फिर तक मैक्स जाते तक हैं, लेके डिपेंड जाते हैं। करता है। अब आपके पास वो प्रोडक्ट आया, उसमें है ही 35%, उन्होंने कहा 5 मिनट्स लगाना है, देन आपकी स्किन बर्न कर जाएगी। तो तो समटाइम्स ये होता है कि आप कितने अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा ज्यादा देर लगा लेते हैं, हाँ, और चूंकि एसिड है तो वो ज्यादा स्किन खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली बर्न करती है। Burn एसिड्स ऑलवेज बर्न योर ओके। स्किन। तो अच्छा, इसमें ना डॉक्टर साहबा एक और मसला, हमारे यहाँ पर ना नाइट क्रीम्स यूज़ करने का रवाज अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत अवेयरनेस भी दी गई इस मामलात पर, लेकिन अभी तक हमें देख रहे हैं कि बहुत सी ख़वातीन हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो वाकई इस तक चली जाती हैं। लेकिन अब कुछ लोग मैंने ऐसे देखे भी हैं कि जो भी पॉकेट मनी वगैरह जमा करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जॉब्स भी करें, लेकिन फिर भी एक पोर्शन उन्होंने अपनी सैलरी का निकाल के रखा है कि नहीं, अब हमें अच्छे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना है। स्किन लाइटनिंग के मामलात के लिए कौन सी प्रोसीजर्स जो हैं वो बेस्ट रहते हैं और आपको ज़रा थोड़े इकोनॉमिकल भी पड़ जाते हैं? देखिए ज़रियाब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो आप बात कर रही हैं 3-4 क्रीमें मिक्स करती हाँ, हैं बिल्कुल female, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही है। ये ज़्यादातर विलेजेस में से आती हैं और फैमिलीज़ की लाइक 3-4 फैमिली मेम्बर्स आते हैं, 3 वो चारों मिल के मिक्स करके और चारों की चारों अप्लाई कर रही होती हैं। बेशक उनको एक्ने हो, एक्जिमा हो, कुछ इनको कुछ नहीं पता होता कि उनको स्किन डिजीज़ है या स्किन नॉर्मल है। ये यूज़ करती हैं, इनको पहले तो बहुत अच्छे इफेक्ट मिलते हैं, फिर इनकी स्किन एट्रोफी हो जाती है। स्किन एट्रोफी का मतलब है कि आपकी जो स्किन की सबसे आखिरी लेयर है वो ख़त्म हो जाती है। अभी लास्ट वीक मैंने एक पेशेंट देखी, उसकी स्किन एट्रोफी इस लेवल पे थी जिसे हम लास्ट लेवल कहते हैं, कि वो बर्न करी थी। कहती कि किसी तरह मुझे रिलीफ मिले, मैं ट्रीटमेंट बाद में ले लूँगी, मुझे सिर्फ इस बर्निंग से रिलीफ मिले। तो वो इस लेवल तक बर्न कर जाती है आपकी स्किन, क्योंकि आपकी प्रोटेक्टिव लेयर आप ख़त्म कर देते हैं उससे। फिर जब वाइटनिंग का इशू आता है तो उसमें हम पेशेंट सिलेक्शन करते हैं कि आपकी स्किन लाइटनिंग किस हद तक होती है। प्रायर टेस्ट होते हैं, लड़कियां जाती हैं जी अपनी मर्ज़ी से वाइटनिंग टैबलेट्स और इंजेक्शन स्टार्ट कर देती हैं। आपको ये नहीं पता होता कि वो आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर है तो आपका वो रिएक्शन किस तरह से होता है। जब क्लिनिक में हम इंजेक्शंस या ये चीज़ें करते हैं तो हमारे पास इमरजेंसी किट्स होती हैं, हम उनके लैब्स करवाते हैं, तब हम स्किन लाइटनिंग की तरफ जाते हैं। नॉर्मली वी डिस्करेज पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा डर्मा फेशियल की तरफ भी आते हैं डॉक्टर साहब। हम देखते हैं क्लिनिक्स में भी हो रहा है डर्मा फेशियल, सैलॉन्स में भी हो रहा है। यानी मशीन एक है लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला डिफरेंट है, एक सैलॉन में है और एक क्लिनिक में। क्या फ़र्क है क्लिनिक के ट्रीटमेंट में और सैलॉन के ट्रीटमेंट में? ओके, हम लोग इतना अरसा लगा के ठीक है मेडिसिन करते हैं, उसके बाद हम स्किन के लिए स्पेशलिटी होती है, देन हम जब हाइड्रा फेशियल करते हैं या किसी तरह के भी फेशियल्स करते हैं हम उसकी सर्टिफिकेशन लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट ये कि सर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये मशीन का यूज़ सिर्फ ये नहीं है कि आपको मशीन चलाने आ गई जो भी बंदा आ रहा है और वो उस पर लगाए जा रहे हैं 3000 4000 इस तरह प्राइसेस मिनिमल करके बिल्कुल, बिल्कुल। और यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जो कि विच आई थिंक कि नहीं होने चाहिए। लोगों को खुद इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट, बिकॉज उसमें केमिकल पील्स होते हैं, फेशियल्स हैं। ठीक है, ये मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट है, ये सैलून ग्रेड नहीं है। ऑब्वियसली जो मशीन सेलर है उसने तो मशीन सेल करनी है, उनको तरीका सिखा दिया कि सबके ऊपर इस तरह प्रोब यूज करो। आई एम सॉरी बट क्या इसकी कोई सर्टिफिकेशन भी होती है? यस, हर Okay. ट्रीटमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है। विदाउट दैट यू कैन नॉट टच अ पेशेंट, विच इज़ लाइक आई डोंट थिंक के पाकिस्तान में इतने लोगों को अवेयरनेस है इस चीज़ की। नहीं, तो जो सैलून में कर रहा है क्या वो सर्टिफिकेशन के बगैर नहीं, कर रहा है? बहुत सारे सैलून्स ऐसे हैं कि जहाँ पर लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। देन अगेन इट्स द स्किन वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ। हम मेकअप की बात नहीं Makeup कर की रहे, बात हम नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट yes, की बात treatment की कर बात कर रहे रहे हैं। हैं। अगर एक स्किन नॉर्मल है, यू कैन टेक
लाइक मेकअप करवा सकते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं, लाइक मसाज वगैरह क्रीम की। जब एक स्किन में डिजीज़ है, जिस तरह एक्नी में आपसे बात कर रही हूँ, मलाजमा बात कर रही हूँ, ये नॉर्मल हैं, इनके लिए लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो आप जब डिजीज़ है दैट्स डॉक्टर देन फाइन। तो अच्छा, इसमें सॉरी मैं एक सवाल और भी लेना चाह रही हूँ। हमने जब शुरू में मनाल की बात की थी तो मुझे मुझसे निदा यासर भी याद आ गई अचानक से। परसों के पता नहीं कल निदा की एक मैं पोस्ट देख रही थी, उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी और वो कोई ड्रिप यूज़ कर रही हैं और उन्होंने कहा कि जो है ना, हाँ वो ड्रिप जो है वो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगी, वो ड्रिप आपका पता नहीं कौन सा पॉजिटिव बढ़ा देगी, आपको जो है ये वाला ग्लो देगी, वो वाला ग्लो देगी। टैबलेट्स जो होती हैं वो ज़रा देर से काम करती हैं, ये ड्रिपें जो हैं ज़रा जल्दी काम कर लेती हैं। अच्छा, बड़ी कॉन्फिडेंट होकर वो कहती हैं मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में मौजूद हूँ, डॉक्टर साहब आई भी और उन्होंने ये ना क्या कहते हैं ड्रिप मुझे लगाई हुई है। तो मुझे ये बताइए कि टैबलेट्स की निस्बत ये ड्रिप्स कितनी जल्दी काम करती हैं? और ये है क्या? हाँ, और दूसरा ये कि ये क्या वाकई ये लगवानी चाहिए, ये बेस्ट होती हैं आपके लिए, आपकी स्किन के लिए? फर्स्ट आपने कहा ड्राइंग रूम में, मेरे फ्रेंड्स अक्सर कहते हैं कि वी कैन नॉट मेक इट इफ पॉसिबल प्लीज़ तुम साथ ले आओ। नेवर, बिकॉज मेरे पास इमरजेंसी किट नहीं है, रिएक्शन हो जाए, एनाफिलैक्सिस हो जाए तो आप सोचें क्लिनिक में हर चीज़ अवेलेबल है तो हम रिवर्स कर सकते हैं चीज़ों को। पहले तो इट्स अ क्लिनिकल ट्रीटमेंट, इट्स इलीगल टू टेक अ ड्रिप, इट्स नॉट अ ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट। हाँ, इट्स नॉट अ ड्राइंग रूम, ठीक है। एंड डॉक्टर का होना, नर्स का होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है कि जिन साहिबा की उन्होंने बात की, उन्होंने ड्राइंग रूम में वैसे क्लिनिक का माहौल रखा हो कि ट्रीटमेंट्स इतने कराती होंगी। ये खैर that is too personal। तो on a lighter note of course। और जो वो है आप टैबलेट्स और इंजेक्शंस, ऑब्वियसली इंजेक्शंस आर फास्टर, दे आर मच, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इंजेक्शंस की। अगर आपको प्रॉपर इंजेक्शन लग रहा है, पानी नहीं लग रहा, तो अगर पानी लग रहा है तो कॉस्ट नहीं है ऑब्वियसली। और जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स का ये होता है कि हर एक खा नहीं सकता, रेगुलर लेनी होती हैं आपको, और वो जो होती हैं आपके ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो कुछ पेशेंट्स हमें आके कंप्लेन करते हैं कि उनको स्टमक एक्स और ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप आईवी की तरफ जाएं और क्लिनिक के अंदर जाएं और देखें कि डॉक्टर मौजूद है कि नहीं। ये नहीं कि डॉक्टर मौजूद नहीं है तो आपने लगवा लिया, डॉक्टर की मौजूदगी जरूरी नहीं। लेकिन मेरा मुझे भी जरा वही सवाल का जवाब दोबारा दे दें कि ये ड्रिप्स हैं, ये ड्रिप्स क्या वाकई लगवानी चाहिए? और कुछ ऐसे ड्रिप्स जिनके बारे में आप भी जानती हो, नॉलेज रखती हूँ, कि मतलब अगर आपने मंथली भी लगवानी है तो कितना आप लगवा सकते हैं एज पर योर? देखिए, जो इसका डेटा मैंने कलेक्ट किया पर्सनली, 3 मंथ से पहले तो इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, ड्रिप हो या टैबलेट्स लगवानी है? एग्जैक्टली, एवरी वीक एंड एवरी वीक। और इसके रिजल्ट्स आपको 1 या 2 शेड्स आप लाइटर हो सकते हैं 9 मंथ्स के बाद। तो 9 मंथ्स तक मेरे सारे कंप्लीटली उनके फाइनेंसेस खत्म हो जाते हैं। हाँ, जाहिर है अगर हर हफ्ते आपने एक ड्रिप लगवानी है और 9 महीने लगवाने तो बेहतर और आप एक ना ही ड्रिप की लगाएं। कॉस्ट कितनी आती है? इट डिपेंड्स कि वो कौन नहीं, स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है? अगर आपको वाकई ड्रिप ही लग रही है, इट शुड बी लाइक फ्रॉम 7-8,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो बेहतर है ताज़ा जूस आप पिएं, बाहर निकले तो सन ब्लॉक लगा कर जाएं, वैसे आपकी स्किन बेहतर रहेगी। तो सन ब्लॉक पर भी आ जाते हैं, ज़ाहिर है गर्मी हो या सर्दी, वैसे भी कहा जाता है कि आपने सन ब्लॉक तो लगाना है, किचन में जाते हुए भी लगाना है सन ब्लॉक। तो सन ब्लॉक हम हर दफ़ा ज़रूर ये पूछते ताकि किसी ने अगर हमें आज ज्वाइन किया, कोई हमें आज सुने तो वो ज़रूर समझे कि हमारे स्किन टाइप को देखते हुए और हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए SPF क्या रिकमेंडेड होता है? मिनिमल जो वर्ल्ड वाइड SPF है, दैट इज SPF 30 ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB कवर होना चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका ये, क्योंकि अवेयरनेस पाकिस्तान में अभी से आई है। अब जिस तरह आई हैव किड्स, तो मैं उनके स्कूल के बैग में रख देती हूँ कि उनको ये है कि सन ब्लॉक इज समथिंग हमने अप्लाई करना है, हमने बाहर अगर जाके खेलना है, तो वो आप बचपन से एक आदत डालें, क्योंकि स्किन डैमेज जितनी हम लोगों की पाकिस्तान में सन से होती है, इतनी हमारी किसी चीज़ से नहीं होती। सही बात है। फिर लोग समझते हैं सन ब्लॉक हमने लगा लिया तो पूरे दिन के लिए काफ़ी है, कुछ घंटे की है। एग्जैक्टली, इट्स 2 to 3 आवर्स। अगर ऑयली स्किन है तो 2 आवर्स, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यू कैन गो अप टू 4 आवर्स, डिपेंड्स के वेदर किस तरह का और आप काम क्या करते हैं, इंडोर या आउटडोर। इंडोर होता है अप टू 4 आवर आपका ठीक रहता है। सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयली की डिफरेंट है और अगेन ड्राई की डिफरेंट है। लिखा होता है उसके ऊपर फॉर ऑयली स्किन? यस, उसके ऊपर अक्सर लिखा होता है और कुछ कंपनीज नहीं लिखती, वो कॉम्बिनेशन में बना देती हैं। लेकिन मेरा यही होता है कि आप प्लीज़ सेपरेट रखें, कॉम्बिनेशन में ना जाएं। आप कोशिश करें कि जो आपका एक्ने का है वो आप सेपरेट करें, और जो ड्राई स्किन के, क्योंकि ड्राई स्किन वाली थोड़ी सी और उसके अंदर जो होती है वो ऑयल बेस्ड होती है, और ऑयल बेस्ड अगर आप सोचें एक्नी वाले पे लगाएं तो क्या होगा,
एग्रीवेट। यस। अच्छा, जो प्रोसीजर करवाए जा रहे होते हैं स्किन के, कुछ ट्रीटमेंट्स कराए जा रहे होते हैं, और जो आगाज़ में बात हुई कि आप मिक्स करके क्रीम्स लगा रहे होते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक होता है कि व्हेन टू सी अ डॉक्टर। ऐसा क्या आप देखेंगे, आपको अब सोचना कि आपने फुप्पो को कॉल करके नहीं पूछना कि मैं क्या लगाऊं, आपने डॉक्टर के पास ही जाना है? इसमें जो सबसे पहले एक्नी स्टार्ट होती है, वो हमें टीनेजर, आप बच्चों को देखें अक्सर बैठी हुई क्लास में यही कंप्लेन करी होती हैं कि मेरी एक्नी है, वो थोड़ी बहुत क्लास में भी शाय रहती हैं। ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि आपके बच्चों को जब एक्नी स्टार्ट हो जाती है, मेल फीमेल बोथ, आपने उनको लेके आना होता है क्लिनिक। अच्छा, ठीक है, ये पेशेंट का है। नहीं, ऐसे ये इसको नॉर्मल नहीं आपने कंसिडर करना कि बड़े हो रहे हैं तो दाने निकल रहे हैं? नहीं, इस तरह से कुछ भी नहीं, कोई होम रेमेडी नहीं, नथिंग, क्योंकि वो जो एक्नी होती है वो स्कारिंग छोड़ देती है। फिर स्कारिंग की ट्रीटमेंट आप देखें कि आज तक स्कारिंग इट्स कॉस्टली, और उसकी जो रिकवरी है वो मिनिमल, विद जितना स्कार पुराना होता है उतना ही वो कम हो जाती है, ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल ऐसे। और फिर आपको जब लगे कि हेयर फॉल आपका एक्सेस में हो रहा है, आपको लगता है कि आपके पिलो पे भी बाल गिर गए, चलते फिरते आपको हर कोई कह रहा होता है कि यार तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, आप जिस तरह मेल हमें बताते हैं, उनका बार्बर जो रेगुलर बार्बर है या उनका जो स्टाइलिस्ट है वो उनको कहता है, फीमेल आके कहती हैं कि हमें लगता है कि बस हम गंजी हो रही हैं, ठीक है, और उनका वाकई नज़र आ रहा होता है। तो वो एक राइट टाइम होता है जब आपको लोग कहना स्टार्ट हो और आपको बॉदर करने स्टार्ट हो जाए चीज़ के अब हमें मसला बढ़ता जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, फिर घरेलू टोटके नहीं करने चाहिए, फिर आप डॉक्टर के पास चले जाएं। और हेयर फॉल से मुताल्लिक ये बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं और कहते हैं जी कि आप ये प्रोडक्ट लगाएं और आपके जो ना बाल वापस आ जाएंगे। एक तो बताएं, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप रीग्रो करें, हेयर रुक सकते हैं? रीग्रो होते हैं किसी प्रोडक्ट से? I knew it ना, नहीं होते। अभी इतनी बड़ी मिथ है कि लोग कहते हैं आप ये लगाएं जी आपके बाल वापस आ जाएंगे, नहीं आते। वंस गॉन इट्स गॉन। आप रोक सकते हैं हेयर फॉल को, आप उसे वापस नहीं ला सकते। एक इंडियन एक्ट्रेस है, शी मेड अ वेरी नाइस वीडियो ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ हेयर, तो वो मैंने उसको थोड़ा सा रिलेट करके वो किया। तो ऑयल का उन्होंने बताया कि मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ इसलिए मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स कहते हैं हम अगर ये ऑयल यूज़ करें हमारे बाल कैसे होंगे, या हम अपने बच्चों को गंजा कर दें, तो मेरा एक सिंपल उनसे क्वेश्चन होता है, हम सारे बचपन में इतने गंजे किए होते हैं, हमें तो हेयर फॉल का मसला ही नहीं होना चाहिए, हो जाता है। और हम लोग इतनी ऑयलिंग करते हैं, हमारे बाल तो लाइक फीट्स में होने चाहिए, नहीं होते। तो उसके रीज़न यही है कि ऑब्वियसली ये चीज़ें इट्स जेनेटिक्स, इट हैज नथिंग गॉट टू डू विद द प्रोडक्ट। यानी बच्चा पैदा होने के बाद एक बार गंज वाली बात समझ आती है, बार बार गंज अगर आप ये सोच करेंगे बाल बहुत अच्छे घने आएंगे, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। अच्छा, एक हमारी इंडस्ट्री की जो खवातीन हैं उनके साथ भी बड़ा प्रॉब्लम है, सेम गोज विद मी, मतलब मेरी बहनों के बाल, क्योंकि डेफिनेटली वो बहुत कम स्ट्रेटनर या ब्लो ड्राइज वगैरह का यूज़ उनका होता है। अब मेरे बालों की जो ग्रोथ है ना, और मुझसे जुड़ी बहुत सारी एंकर्स की दोस्तों की इतनी है, इससे ज़्यादा ये बाल ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, जिसके लिए हमें हेयर एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हेयर के यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमारे मसले जूं की तूं रहती हैं। ट्रिमिंग हम लोग करवाने के लिए जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि वो फिर 1.5 महीने बाद आपके बाल फिर नीचे से सारे जल जाते हैं। अब उसके लिए क्या तरीका इलाज निकाला जाए? फर्स्ट आप लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, हीट वो अवॉइड करें जितनी। ये डेली बेस का काम है, ये हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मसला निकाल के दें हमें। इसके लिए आपको ट्रिमिंग ही करनी है, ट्रिमिंग ही करते रहेंगे, दैट्स इट। ट्रिमिंग करते रहेंगे, फ्रेश होगा, और मिनिमल टेम्परेचर आप रखें 130-140 अपने आप जो वो हैं। ब्लो ड्रायर में हीट आप अगर 1 to 3 है तो सेकंड फर्स्ट पे रखें, आप जरा जल्दी हो जाए। आप जरूर ब्लो ड्राई कराएं, लेकिन थोड़ी हीट कम करें, या फिर हीट रेजिस्टेंट सीरम्स का इस्तेमाल करें, वो भी काम करते हैं टू सम एक्सटेंट। क्योंकि मैं मुसलसल यूज कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे भी जाऊँ ना तो सैलून वाली बोलेंगी आप ना ये लगाएगा, मैं कहती लगा रही हूँ और क्या करूँ। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कि आपके साथ चलते रहते हैं। मैं कह तो रही हूँ कि मैंने हेयर एक्सटेंशन साथ यूज की है, मैं अलग ऐलान कह रही हूँ, मैं तो पूरी बात की बात कर रहा था। क्योंकि वैसे ऐसा मामला फिर हो जाता है कि आपको लगानी पड़ती है, इसलिए कुछ एंकर्स ये करते हैं पहले से लगा लेते हैं कि बाल बचाएं, तो ये भी अच्छी बातें करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर साहब साथ मौजूद थी यहाँ पर, बड़े मजे की टिप्स, और मैं उस जुमले पे बड़ा वो मुझे मजा आया जब उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे बाल वापस आते हैं, किसी के चक्कर में आपने नहीं आना। कोई अगर आपसे कहना कि ये लगाएं, ये ऑयल, ये प्रोडक्ट वापस आने के बाल वंस गॉन इट्स गॉन, प्लीज अपने बालों का ख्याल रखिए और अपनी स्किन का भी ख्याल रखिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे नए मौजू और नए मेहमान के साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मौसम तो वैसे गर्म है, लेकिन म्यूज़िक सुनने के बाद दिल का मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और अगर आपको प्यारा सा म्यूज़िक एक प्यारी सी शख्सियत के साथ सुनने को मिल जाए तो सुबह सुबह जो होती है ना, वो आपकी बड़ी अच्छी बड़ी इंटरटेनिंग हो जाती है। अच्छा, इंटरटेनिंग आज इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगी, क्योंकि हमेशा हम ये कहते हैं कि हम बच्चों के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो ऐसे शौक, ऐसे एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, ताकि समर कैंप्स चल रहे हैं, समर वेकेशन चल रही हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो आपने वेकेशन वर्क कंप्लीट करना है, रजिस्टर भरने हैं, उसके साथ साथ आप अपने लिए कोई ना कोई अच्छी हेल्दी एक्टिविटी भी ढूंढें। इसलिए जो आज हमारे साथ गेस्ट है, उनकी उम्र सिर्फ 14 साल है। ठीक है, बड़ी ही प्यारी हैं, अरमा उनका नाम है, और क्लास 5 से वो रबाब बजा रही हैं और आज भी हमें रबाब बजा कर सुनाएंगी भी। साथ ही साथ ये कि स्कूल में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा भी लेती हैं, और साथ ही साथ सिर्फ तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेती, बल्कि बहुत सी पोजीशंस जो हैं मुख्तलिफ मुकाबलों में वो अपने नाम भी कर चुकी हैं। तो बगैर किसी ताखिर के उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपके साथ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरमा, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। दैट्स ग्रेट। अरमा, थोड़ा सा बताएं, क्लास 5 से आपने सीखना शुरू किया, कैसे ख्याल आया कि मैंने सीखना है और रबाब सीखना है? मैं जब मेरी सिस्टर सिंगिंग करती थी, वो लोग विरसा जाती थी, तो मैं उसके साथ कभी कभी जाती थी। उनका कल्चर, उनका पाकिस्तान का हेरिटेज देखने के लिए हम वहाँ जाते थे। वहाँ म्यूज़ियम भी है। तो जब मैं वहाँ जाती थी ना, तो वो जो म्यूजिशियंस थे वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे। तो मैंने उन्हें देखा, मुझे एक ऐसी सी फीलिंग आई जो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। So cute, कितने मजे से आपने ये जुमला अदा किया, आई लव इट। थैंक यू। वो ऐसी फीलिंग है जो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, वो फील की जा सकती है। तो मैंने जब उन्हें प्ले करते हुए देखा, मेरा हार्ट धक 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 कर रहा था। और दैट वाज रबाब और व्हाट? दैट वाज रबाब एंड तबला। वो तबला प्ले कर रहे थे और साथ रबाब प्ले कर रहे थे। तो मैं जब घर वापस गई, मैंने कहा कि वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे, उसे देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। तो फिर मैंने जाकर गूगल किया, मैंने रबाब देखा, प्ले करते हुए देखा। उस वक्त मुझे लगा कि आई नीड टू लर्न दिस, मैंने इसे सीखना है और लाजमी सीखना है। मैंने अपने फादर को इन्फॉर्म किया कि मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया है, तो उनने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने मेरी क्लासेस अरेंज की और मैंने जाकर फिर रबाब सीखना शुरू कर दिया। बड़े अच्छे क्या कहते हैं फादर हैं आपके, और अच्छी बात है, ऐसा होने भी चाहिए। बेटियों के हवाले से सपोर्टिव भी होना चाहिए और इस किस्म की एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़। वरना अक्सर हम पेरेंट्स को कहते हुए सुनते हैं कि तुम अब गाने बजाने के मामलात में पढ़ोगे। अच्छा, जब मैं बात करी थी ना ब्रेक में अरमा से, शुएब, तो अरमा को रबाब की हिस्ट्री भी बड़ी प्यारी सी पता है और मैं हैरान हो रही थी। तो जरा अरमा अहमद से ही सुनते हैं कि अरमा, ये रबाब इंस्ट्रूमेंट की हिस्ट्री क्या है? ये रबाब आ रहा है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में कुछ लोग थे, उन्हें इसे इन्वेंट किया और उन्हें प्ले करना सीखा। वहाँ पे उस वक्त अफगान रीजन के भी लोग थे, क्योंकि लोग ट्रैवल करते रहते थे उस वक्त, ट्रैवलिंग देयर वाज नॉर्मल। तो उनने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा, उन्हें भी, जिस तरह मुझे स्पार्क अंदर से आया, उन्हें भी स्पार्क आया। उनने इस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा, इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीखा और ये लेकर गए अफगानिस्तान वापस। जब वो वहाँ पे वापस लेकर गए, उन्हें प्ले किया, उनने ये बनाकर, और लोग थे, उनने वो सेंट्रल एशिया में भेजा, उनने हमारे यहाँ पे पेशावर में भेजा। और जब पेशावर में आया तो लोग इससे इंस्पायर हो गए, हैरान हो गए, ये क्या चीज़ है। उनने प्ले करना सीखा, उनने हर जगह फैला दिया और अब आप पेशावर में जाएं, आपको हर जगह रबाब की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि उस वक्त इतना इसका ये बहुत पॉपुलर हो गया था इंस्ट्रूमेंट। लोगों ने प्ले करना इसे सीखा और उस तरह फिर इसका, और उन्हीं में से अब अरमा भी हैं जिन्होंने इसे प्ले करना सीखा। और गुफ्तगू तो हम करते हैं ज़रा, तो अगर हमने प्ले करना सीख ही लिया तो थोड़ा हमें भी सिखा दे, हम कोशिश करेंगे कि शायद हमें भी आ जाए। हाँ, सीख हम नहीं सकते, आपस की बात है, हम सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज अरमा।
किसी गाने की धुन है? बीबी शिरीनी। बीबी शिरीनी की है ना, बिल्कुल। ओके, अच्छा मुझे तो पश्तो भाई नाराज ना होना, ठीक है, मैंने बहुत ही कम गाने सुने हुए तो मुझे इसलिए पता नहीं। आप खुद भी पठान है? नहीं, अच्छा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फील आ रही थी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अगर पहाड़ों की कसम तुम चले आओ फिर भी हो जाएगी, मुझे लग रहा है आप कर पाएंगी। See, I knew it. जबरदस्त। तो वैसे दिन की रूटीन क्या होती है? किस वक्त ये रुबाब के साथ आपका वक्त होता है? 5 to 6। 5 to 6। क्लासेस में? 1 hour। क्लासेस में, घर में भी प्रैक्टिस करती हूँ और फिर सैटरडे संडे को बाबा लेकर जाते हैं तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस। जब आपने रुबाब बजाना शुरू किया तो वो जरा शुरू वाला एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए कि किस किस्म की धुन, ये किस मतलब ये नहीं कि क्या म्यूजिक क्या निकलता था उसमें से, खुद भी हंसी आती थी क्योंकि एट फर्स्ट मुझे बजाना तो नहीं आता था सही से, तो ऊपर नीचे होती थी। कुछ बाबा भी कहते थे कि खुद से करो, अपने आप से बजाना सीखो, क्योंकि आप अगर इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो तो आपका खुद भी आता है कि मैं तेज 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 बजाना शुरू कर दूं, जिस तरह मैंने लोगों को देखा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लगता है और फिर आप करते हो तो हंसी आती। तो घर में बाकी अच्छा हंसी आती, तो घर में बाकी किसी ने ये नहीं कहा ओ फरमा बस कर दो, हमसे नहीं सुना जा रही? ये शुरू की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, शुरू में कहते थे क्योंकि मेरा छोटा भाई था, उसको थोड़ा जब वो सोता था तब मैं प्ले करती थी उनजा तो मामा आके कहती थी बस कर दो अरमा, बस कर दो, आपका भाई उठ जाएगा। और आप कहती हैं कि मैं तो सुला रही हूँ ना उसको म्यूजिक से, क्या पता। हाँ, वो सुनता है, वो काफी इंटरेस्ट लेता है, फिर मैं उसके लिए बेबी शार्क प्ले करती हूँ। बेबी शार्क प्ले करती हूँ उसके लिए, थोड़ा सा होना जाए। वाओ यार, रियली लाइक इट। मतलब वो उन पठानी गानों से ज्यादा ना मुझे, पश्तून गानों से ज्यादा मुझे ये ज्यादा मजे का लगा, और ये बच्चों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल ऐसी है। थोड़ा टीचर से मुताल्लिक भी बताएं। मेरे टीचर नान हैदर थे, मैं लोग विरसा भी उनके पास जाती थी क्योंकि हम लोग रावलपिंडी में रहते थे और हमें लोग विरसा में जाने का काफ़ी डिस्टेंस था हमारा, तो उनने कहा कि आप आकर स्टूडियो में मेरे साथ सीख लो, तो उनका स्टूडियो लियाकत बाग में था, हम जाते थे वहाँ पे, सैटरडे संडे जाते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था उनके साथ। कहाँ पे आपने फैमिली के अलावा या अपनी गैदरिंग के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने स्कूल में ओके, तो आप चाह रही हैं कि अच्छा इसको और अपने पॉलिश करना है और प्रो लेवल पर जाना है, और फिर मे बी किसी बैंड का हिस्सा, और मे बी किसी ट्रैक का हिस्सा, मे बी कोक स्टूडियो, मे बी नेस्कैफे बेसमेंट, प्लानिंग है? हाँ, ख्वाहिश भी है। कोई ऐसा सिंगर जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहती हो? देख, को स्टूडियो में मैं काफ़ी उनके सॉन्ग सुने थे, तो उनमें से मुझे पसूरी बहुत अच्छा लगा था। गाती भी हैं? क्या, ये गाती नहीं हूँ, गाने में थोड़ा सा शाइनेस फील होती है। हालांकि बिल्कुल शाय नहीं है आप, वेरी कॉन्फिडेंट है आप तो माशाल्लाह। हाँ, लेकिन मुझे प्ले करने के साथ ज़्यादा सूटेबल। अच्छा, हर बंदे का अपना एक शौक है, तो ऐसा होता है कि बहन गा रही हो और आप रबाब प्ले कर रही हो? वो उस पर थोड़ा मुझे एडवांस लेवल सीखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो मेरी बहन बीबी शिरीनी प्ले करती थी मैं उस पर करती थी। थोड़ा आप बजाना शुरू कर देती। तो समर कैंप भी कहीं पे लग रहा है आपका? नहीं, अभी तक कोई प्लान नहीं है। फिर तो आपको चाहिए कि आप और छोटे छोटे बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, बी द टीचर, है ना? हाँ, मेरे स्कूल में जब प्ले करती थी तो काफ़ी आकर मुझे कहते थे अरमा हमें भी सिखाओ ना। मैंने भी प्ले उन्हें हाथ में अपना इंस्ट्रूमेंट देके काफ़ी उन्हें कहा भी है ऐसे कर दो, तो उन्हें समझ आती थी। बड़ी बात है कि आपने अपना इंस्ट्रूमेंट किसी के हाथ में दे दिया। ना, देना नहीं चाहिए। देना नहीं चाहिए और देते हैं भी नहीं। नहीं देते, लेकिन उस वक्त थोड़ा मेरा शुरू में था और उन्हें काफी वो लड़ना शुरू हो जाते थे, इसलिए उन्हें मुझे थोड़ा कभी देना पड़ा। लेकिन वैसे स्टडीज में कैसी हैं आप? मैं आई एम अ टॉपर। माशाल्लाह, तभी पेरेंट्स ने कहा तसल्ली से बजाओ रबाब, वरना उन्होंने कहा रखो ना रबाब जरा साइड पे। पेपर्स में भी बजा लेती हैं या पेपर्स में अम्मा अब्बा कहते हैं साइड पे रख दो इसको? नहीं, पेपर्स में भी बजाती। क्या अच्छा, वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना खुद को रिलैक्स करने के लिए, हाँ, ये बड़ा एक सूदिंग इफेक्ट होता है,
और वाकई मैंने ऐसा देखे जो माशाल्लाह ज़हीन बच्चे होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, खेलते कूदते भी सबक याद हो जाता है। मैंने तो ये देखे, एक दफा बस देखी बुक और छोड़ के रख दी, अब समझ नहीं आती रट्टा लगा है इन्होंने, किया क्या इन लोगों ने। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। लेकिन ज्यादा देर एक और धुन, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले एक धुन पे भी। ओके। जबरदस्त जी, थैंक यू अरमा। ब्रेक लेते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ पाकिस्तानियों के नाम आगाही का एक पैगाम। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का मोतबर तरीन अखबार रोजनामा नई बात आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी न्यूरो सर्जरी की भी, और हमने बात की थी पैरालिसिस की भी, और हमने ये बात भी की थी कि कुछ नई थेरेपीज जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। लेकिन अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जो बात करेंगे वो न्यूरो सर्जरी की इमरजेंसी की बात करेंगे। क्या होता है उसमें, क्या गलती और क्या कोताही होती है, कुछ अवेयरनेस हमारी भी होनी चाहिए, यानी पेशेंट के साथ अटेंडेंट की भी कुछ गाइडेंस होनी चाहिए कि वो क्या करे एट दैट इमरजेंसी पॉइंट ऑफ टाइम। इस पर आज हमें प्रोग्राम में उस शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिनके क्रेडिट में माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें हैं। अवेक ब्रेन सर्जरी 200 से ज़ायद सर्जरीज माशाल्लाह वो कर चुके हैं। एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी में माशाल्लाह खासा नाम उनका। मैं बात करूं प्रोफेसर डॉक्टर अकबर खान साहब की, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। अच्छा, जब आप ब्रेक में बैठे थे आप पसूड़ी गा रहे थे? मैं असल में वो अहमद नाम था ना, अहमद, हाँ, तो मैं बैठ के असल में जो गेस्ट रूम में हम बैठे हुए थे तो वहाँ पे मैं रबाब खुद भी बजाता हूँ, तो मैं बजा रहा था और रबाब, तो वो बड़ी खुश हुई ना। तो फिर उसने जब पसूड़ी का कहा तो मैं गाड़ी में रास्ते में आते हुए यही गाना सुना था, पसूड़ी। सुबह सुबह ये जो है ना वो अपनी थेरेपी कर रहे थे, है ना? ये तो जरूरी है ना, देखिए हमारा लाइफस्टाइल इतना स्ट्रिक्ट होता है और इतना मतलब हायर एंड पे हम लगे होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, तो सुबह सुबह एक अच्छा सा गाना सुन ले तो जरा आदमी रिलैक्स हो जाता है। ज़रूरी है, ज़रूरी है। हाँ, तो ये तो पहले ही मैसेज सबको दे दे कि यार रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग एट हायर एंड, अगर आप हायर एंड पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूरो सर्जरी की इमरजेंसीज पर, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें क्या क्या इमरजेंसीज होती हैं, और फिर हम आएंगे कि पाकिस्तान में पब्लिक एंड प्राइवेट लेवल पर क्या हो रहा है। हाँ, तो असल में जो मेन मेरा इस टाइम पे, अब देखिए हम तो ब्रेन ट्यूमर्स और ये एंडोस्कोपिक सर्जरीज और ये हर जगह से आ रही होती है, हम कर रहे होते हैं, और तकरीबन मतलब मैं तो हर दिन ही कर रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये तो चलो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं जिसमें मरीज़ों को और उनकी फैमिली को कोई शऊर पैदा हो जाता है कि यार अगर रसोली डायग्नोज हो गई है, अब हम क्या करेंगे। तो फिर उस आजकल दुनिया बहुत मतलब चेंज हुई है ना, दुनिया बदल गई है, तो वो सर्च करते हैं कि यार डॉक्टर कौन है, किसके पास जाएं, फिर क्या करें, इसमें स्पेशलिटीज़ किसकी हैं, अवेक सर्जरीज किसने इतनी ज़्यादा की हुई हैं, इंट्रोड्यूस किसने की है, करता कौन है, ठीक है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका शऊर हो जाता है तो वो चले जाते हैं। अब ब्रेन ट्यूमर्स खाली मैं नहीं करता, इधर और भी बड़े अच्छे से डॉक्टर हैं जो कि करते हैं, ठीक है।
लेकिन अवेक सर्जरी सिर्फ मैं करता हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ चंद सर्जरीज में रिक्वायर्ड। अवेक सर्जरी, हाँ, अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी तो सिर्फ मैं ही करता हूँ। ठीक है। तो क्योंकि इंट्रोड्यूस भी मैंने किया, वो जो मेरे ट्रेनी है उनको अभी 4-5 साल लगेंगे जब वो शुरू करेंगे काबिल होने में। लेकिन क्योंकि इतना आसान नहीं है ना, लेकिन चक्कर ये जो बाकी ब्रेन ट्यूमर्स तो लोग कर रहे हैं ना हर जगह पे, तो खैर वो हर एक का अपना टेस्ट होता है, कौन सा डॉक्टर पसंद आया और उस मुताबिक चले गए और फिर वो कर लिया। ये तो इलेक्टिव सर्जरी है, ठीक है। ब्रेन होगी, स्पाइन होगी, उसमें आदमी काफ़ी पूछगछ करके तो अपने आप को जगह पे पहुंचा ही देता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा उसके अंदर समझ हो, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। अब होगी न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी क्या होती है? आपका जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और फिर सारे लोग आए, ये वो आपको अस्पताल ले गए किसी, ठीक है, या फैमिली जो है वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी में देखें, इमरजेंसी जब आती है ना किसी पे, तो फैमिली की समझो पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और मैं तो ये रूटीन में देख रहा होता हूँ कि क्या चल रहा है ना, ठीक है। वो बस उस टाइम पे कहते हैं कि बस जो सबसे बड़ा शादी हाल है हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है। अब वो क्योंकि उनको नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। शादी हाल की मैंने एक एग्जाम्पल दी है, बड़े अस्पताल में लेकर नहीं, हाँ, तो उसकी मिसाल देखें, अगर एक बिल्डिंग है उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, मतलब एक लेवल के डॉक्टर नहीं है, अगर कोई डॉक्टर बैठे 2 साल पकौड़े समोसे खाए हैं और बस मैं डॉक्टर हूँ और ये वो लेवल नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो आप उस बिल्डिंग की मिसाल एक शादी हाल की है, ठीक है, उसमें शादियां शुरू करा दें, आप समझ लेंगे, क्योंकि बिल्डिंग का तो कोई फायदा नहीं है ना। असल चीज जो होता है वो होता है एक डॉक्टर, ठीक है ना, एक डॉक्टर, एक ट्रेन डॉक्टर हो, मैं नहीं, इधर बहुत से ट्रेन डॉक्टर हैं, ठीक है। और मैं मिसाल देता हूँ, पेशावर में बहुत ट्रेन डॉक्टर है, मर्दान में ट्रेन डॉक्टर है, स्वात में ट्रेन डॉक्टर है, इस्लामाबाद में ट्रेन डॉक्टर है, आपसे तो खैर वैसी बात हुई थी, पिंडी में भी ट्रेन डॉक्टर है, हर जगह पे ट्रेन डॉक्टर है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने ये मशवरे किया नहीं हो, जब पैरों थले जमीन निकल जाती है तो फिर वो अक्ल भी थोड़ी सी जरा आदमी स्ट्रेस में होता है ना। तो ये मैसेज अभी इसलिए दे रहा हूँ कि यार अवाम, अल्लाह करे किसी की इमरजेंसी ना हो, अल्लाह करे किसी की इमरजेंसी ना हो। तो मेरी अम्मी कहती है, उसको मैं कहता हूँ, अम्मी मेरी कहती है अल्लाह करे कोई बीमार ना हो और किसी को कोई चोट ना लगे। तो मैं फिर मेरा काम तो गया, लेकिन चलिए अवाम का भलाई हो जाएगी, समझ ले। लेकिन अगर ऐसी सूरत होती है तो फिर आपको क्या करना होगा कि यार आप डॉक्टर तलाश करना है कि यार न्यूरो सर्जरी की इमरजेंसी में किस न्यूरो सर्जन के पास पहुंच जाए अर्जेंट, ठीक है ना। सर लगाए, कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप चले गए हैं, क्योंकि देखिए साफ सी बात है, एक सरकारी अस्पताल होता है, एक प्राइवेट सेटअप होता है, ठीक है ना। अगर आप एक ऐसे सेटअप में चले गए, सबसे बड़ा शादी हाल या सबसे बड़ी बिल्डिंग देख के, आपके बिल आएंगे, आपको कोई अंदाजा नहीं है। मैं पब्लिक में आपको बताता हूँ, आपका बिल आएगा 1 करोड़ रुपए, 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए। ये दुनिया की महंगाई देखें और ये बिल देखें, बिल्कुल सही है। और मैंने देखा है लोग घर बेच के इलाज करा रहे हैं, और सिर्फ कमर की एक छोटी सी तकलीफ के लिए भी वो घर बिक जाता है, इलाज नहीं हो पाता। वो होता ही है कि देखिए, अगर आप एक ऐसे बंदे के पास चले गए जो एक सफ़ेद पोश आदमी नहीं है, उसकी हायर एंड ट्रेनिंग नहीं है, उसने दुनिया नहीं देखी है, कोई एहसास नहीं है इंसानियत का, क्योंकि देखिए हम भी सारे फरिश्ते नहीं है ना, बिल्कुल। और ये ओपनली मैं कह रहा हूँ, हम सारे फरिश्ते नहीं है, ठीक है। तो होता ही है कि आपका एक सर्जरी, किसी की गलती भी नहीं होती, शायद उन्होंने इतनी ट्रेनिंग ना की हो, गलत ऑपरेशन किसी का हो जाता है, ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो आईसीयू में लेटर रहता है। आईसीयू का एक दिन का खर्चा 1-1 लाख रुपए लोग ले रहे हैं। जितना बड़ा शादी हाल होगा उतना महंगा खर्चा होगा, महंगा खर्चा होगा, और डॉक्टर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। खर्चा होगा, डॉक्टर भी नहीं होगा। तो जब बिल आता है लाख, जब करोड़ से बात निकल जाती है, तो आजकल मेरे साथ ये हो रहा है कि यार मरीज जब बिल्कुल ही वो पैसे भी लुट गए, बर्बाद हो गए, मरीज भी ठीक नहीं हुआ, मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहा है, अब मैं चलो ठीक करता हूँ, फिर वो मेरा दिल भी दुख रहा है, फीसें भी माफ़ कर करके, सब कुछ कर आके, कुछ ना कुछ कर करके, मतलब काफ़ी मैनेज करता हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये है कि देखिए हो क्या रहा है, न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, ठीक है, लेकिन अगर हो तो आपको बहुत, मतलब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि यार कहाँ पे कितने न्यूरो सर्जन। यहाँ पे वैसे साफ सी बात है, इस्लामाबाद में 3-4 न्यूरो सर्जन है, ऐसे ही है, ठीक है, और जो कि इस लेवल पे ट्रेन है या के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो ये है कि उनमें वो काफ़ी अच्छे हैं, 3-4 जितने भी हैं, ठीक है ना। इस तरह अगर आप होते हैं कि पीके और कश्मीर के अवाम और ये जो चकवाल और ये इधर का एरिया है ना, जी जी जी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा होता हूँ, मैं तो पेशावर में बैठा होता हूँ, ठीक है, मुझे तो सारा तकरीबन पता है। तो वो क्या करते हैं कि वो बस इमरजेंसी हो गई, फालिज हो गया, बस भागो जी सीधा बिल्डिंग में जाओ। और वो इमरजेंसी, जब आप इमरजेंसी में एंटर होते हैं तो उनको तो कुछ पता नहीं होता है ना, इमरजेंसी में एंटर होते हैं, उनको ये नहीं पता कि आगे डॉक्टर इलाज कौन करेगा, क्या होगा। आपका ये फ़र्ज़ बनता है अवाम का कि जब आप इमरजेंसी में एंटर हो
अगर आपको पता चले ये तो न्यूरो सर्जरी का मसला, कि मैं सिर्फ न्यूरो सर्जरी की बात ठीक है, करूँ, बाकी बड़ी इमरजेंसीज होती हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जाके चेक करें कि यार न्यूरोसर्जन है कि नहीं, न्यूरो सर्जन है कि नहीं। बिल्कुल सही। दूसरा, क्योंकि ये भी होता है कि यार बाल अस्पताल चले जाते हैं न्यूरो सर्जन नहीं होता, और अगर न्यूरो सर्जन है उसकी ट्रेनिंग किधर हुई है, किसने की है, कहाँ से पढ़ा लिखा है, अगला पिछला कौन है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जो शादी हाल की जो मैंने मिसाल दी थी, अगर आप शादी करते हैं किसी से तो देखो कितनी छानबीन करता है आदमी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो जिंदगी का मसला है, और आपको ये नहीं पता कि आपका डॉक्टर इलाज क्या कर रहा है, उसके आगे पीछे है कौन, किधर बैठता था पहले, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। तो ये तो आप अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरे पास जब भी मरीज इस तरह आता है ना कि वो करोड़ रुपए उड़ा के आया होता है, तो मैंने कहा यार आपने जेन्युइनली अगर इस तरह आना है तो आप सरीना होटल में स्टे कर लिया करें, जरूरी है आपने जाना है किसी बिल्डिंग में। मतलब ये तो मैं तो देखिए लाइटर मोड में भी रखता हूं। बिल्कुल सही बात। और दूसरी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर एक बोर्ड लगा दे कोई, यार जीटी रोड पे बोर्ड लगा देता हूँ मैं बहुत बड़ा सा, कि यार मैंने 800 ब्रेन ट्यूमर किए हुए हैं ना, एक बिल्डिंग बोर्ड लगा दे मैंने 800। यार वो बिल्डिंग ने तो नहीं किया, वो तो किसी डॉक्टर ने किया। अगर वो डॉक्टर आपके पास नहीं है तो आपने तो नहीं किया, आपको आवाम को मिसगाइड करे। बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं है ये बात? बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इस पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो आवाम का है ना, आवाम को स्टडी करना चाहिए भाई। सर लेकिन देखें, जिस आवाम की हम बात करें, आपको भी मालूम है कि मुमकिन नहीं कि जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वो जाके पूछे अच्छा न्यूरोसर्जन है, फिर कहे अच्छा ट्रेनिंग कितनी है, वो तो सवाल कोई करता ही नहीं है। नहीं, यही तो चक्कर। आप जाते हैं ना वहाँ पे इमरजेंसी में एंटर हो, एक तो मैंने पहले बताया लोग इतने स्ट्रेस में होते हैं, और दूसरा प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं पहले तो आपसे पैसे लिए जाते हैं ना, ठीक है ना, ऐसी है। हाँ, ये तो नेचुरल सी बात। इसका मतलब ये हो सर कि लोगों को फिर पहले से ना इमरजेंसी में तैयार इस तरीके से होना चाहिए, उनको मालूम है खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो तो हमने किस हॉस्पिटल में जाना है या किस डॉक्टर के पास जाना है। अगर इस किस्म के मामलात हो जाते हैं कि मैं इमरजेंसी की तरफ जाना है, तो एक जो अटेंडेंट उसके साथ मौजूद है, इसके अलावा कि वहाँ पे न्यूरोसर्जन है या नहीं है, उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? लाइक अगर पेशेंट उसके साथ जरा थोड़ा दूर हॉस्पिटल है। देखिए, अगर आप दूर इतना अस्पताल जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको देखें प्राइमरी केयर इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है ना। ये 11 11 2 की सर्विस है, ठीक है, और वो चल रही है, ठीक है। मैं तो देखता हूँ, मैं मोटरवे पे आता जाता रहता हूँ, तो हर जगह वो पहुँच जाते हैं, ठीक है। वो आपको फिर एक किसी सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पर फिर आपको कहा जाता है, सरकारी अस्पताल का एक अलग सेटअप मैं वो नहीं कहना चाहता, तो वहाँ से ज़्यादातर लोग फिर मूव करते हैं गवर्नमेंट सेटअप, ये प्राइवेट सेटअप में ना। जब प्राइवेट सेटअप में जब आप वहाँ से मूव करें तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप क्यों मूव करें, और अगर मूव भी करें किस लिए करें, आपको क्या हायर एंड केयर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आईसीयू का बेड हो गया, आईसीयू का बेड ज़रूरी होता है, लेकिन होता ही है बाज़ों का सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, और सर्जरी हो रही होती है, और ये हो रहा होता है और वो हो रहा होता है, तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसीलिए अभी तो ये शुरुआत में आपके साथ आ रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर भी मिलेंगे, क्योंकि हम और वो पूरी टीम के साथ में आऊँगा, क्योंकि मेरा ये इरादा बन रहा है ये देख के ना ये सब कुछ कि यार बिल्डिंग का बोर्ड नहीं लगेगा, ठीक है, शादी हालों का, कि यार हमने 800 किया, नहीं, डॉक्टर्स का बोर्ड लगेगा, ठीक है, पूरी ट्रॉमा टीम का बोर्ड लगेगा, जिसमें पूरी ट्रॉमा टीम जिसका अगला पिछला आप चेक कर सकेंगे कि यार सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग क्या क्या किया हुआ है और कितने मरीज। अब मैंने भी हजारों में ब्रेन ट्यूमर किए हुए हैं ना यहाँ पे, ठीक है ना, वो तो, लेकिन उनको तो छोड़े ना, वो तो सादा सी चीज़ है, मसला इमरजेंसी का चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें कि यार ये डॉक्टर है आपके, और अगर न्यूरो सर्जरी या कोई भी इमरजेंसी हो ना, उस वो पूरी असल में ट्रॉमा टीम एक तश्कील दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे बाकी मेरे बाकी कॉलीग्स भी हैं, काफ़ी सीनियर कॉलीग्स हैं, ठीक है, जिसमें इमरजेंसी फिजिशियंस भी हैं और सब कुछ हैं, ठीक है। लेकिन हमारे आपको सबकी तस्वीर नजर आ जाएगी कि ये डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। ये नहीं लिखा होगा शादी हॉल कौन सा है, डॉक्टर का नाम लिखा शादी हॉल भी होगा साथ की, कौन से शादी हॉल के बैठेंगे तो किसी शादी हॉल में शादी होगी, किसी न किसी मार्की में तो होगी ना, लेकिन होगी कि उसके साथ ये सारा लिखा होगा, ठीक है। उसमें ऑर्थोपीडिक सर्जन होते हैं, न्यूरो सर्जन होते हैं, एक ही जगह पे तमाम जगह होता है। लेकिन आप एक जगह जा रहे हैं, वहाँ पे जनरल सर्जन अच्छा है, न्यूरो सर्जन है कोई, इमरजेंसी में बहुत सी और मामला न्यूरो सर्जरी तो सबसे सीरियस, जो इमरजेंसी में सबसे सीरियस मसला है वो तो न्यूरो सर्जरी का है, बिल्कुल ठीक है। और इसलिए ख्याल थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, तो वो आराम से पूरी टीम लेकर आएंगे, फिर साथ एक बीच में रबाब भी ले आएंगे ताकि रबाब भी बजा दे। चले नेक्स्ट सेगमेंट तक के लिए हम वाइंड अप करते हैं इसको। लेकिन बड़ा अच्छा आपने कहा कि ट्रॉमा सेंटर सारे जो डॉक्टर्स स्टाफ जिसकी जो ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट सारा साथ मेंशन होना चाहिए, बड़ा यह हम मौजूद इस पर हम जरूर करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। और आज हमने सिर्फ न्यूरो सर्जरी की इमरजेंसी से मुतालिक बात की। ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।
जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सेलिब्रिटी लाउंज चुके हमारा 10:30 बजे के बाद शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज बनती हैं इस सेगमेंट का हिस्सा। और आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो वो पॉलिटिशियन हैं लेकिन साथ ही साथ आर्टिस्ट भी हैं। यस, और उनके इस कारनामे का भी हमें कुछ थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकली मुजाहरा जो है वो देखने को मिला है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक अच्छी बात जो उनके बारे में पढ़कर मुझे मालूम हुई कि ज़माने तालिबे इल्मी से, यानी कि स्टूडेंट लेवल से ही वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और इस स्टूडेंट लेवल से पॉलिटिक्स की मैं बात इसलिए करूँ कि पाकिस्तान में अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स का रुझान खत्म ही होता चला जा रहा है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि खत्म हो गए। खासे अर्जे से हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स अब उस लिहाज से पॉलिटिक्स में नहीं आ पा रहे। इस पर भी बात होगी, उनके आर्टिस्टिक कैरेक्टर के हवाले से भी हम बात करेंगे और एक सियासतदान कितना बड़ा एक आर्टिस्ट होता है उस पर भी बात करेंगे। तकरीबन वही हो गया, ठीक है। तो इस पर इन तमाम सिचुएशन पर बात करेंगे और मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग पर भी बात करेंगे, क्योंकि बारहा यही कहा जाता है कि नून लीग तो चाहती थी कि वो इलेक्शंस की तरफ चली जाए, लेकिन ये जरदारी साहब भी थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, आप हिम्मत मत हारें, हम आपके साथ खड़े हैं, हम इत्तेहादी मिलकर इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो वेलकम करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पिक्चर तो आपने हमारी ले ली, एक आर्टिस्ट आप रहे हैं माशाल्लाह, एनसीए की कुछ खूबसूरत यादें जरा हमारे साथ डिस्कस करें अपनी। देखिए जी, जो स्टूडेंट्स लाइफ है इंसान का, इंसान के कुछ अदवार होते हैं, बचपना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा, वो सारे इसमें जो गोल्डन पीरियड है वो चाहे आपका जिधर भी है, वो आपका गांव में है, आपका शहर में है, आपकी तालीमी इदारे में है, आप कहाँ पे सीखते हैं, ये जहाँ पे भी, ये स्टूडेंट्स लाइफ ये गोल्डन पीरियड है हर इंसान का। और इसके बाद मेरे ख्याल में ये इंसान को एक बार मिल जाता है और हमेशा से आप अगर कोई परेशान हो जाता है तो अगर इस टाइम का एल्बम है इसके पास, वो एल्बम आप उठा के देखेंगे या इन दौर के दोस्तों से आप मिलेंगे तो बहुत अच्छी याद है इंसान का, हर इंसान का वाबस्ता होते हैं उस पीरियड के साथ। वो एनर्जी लेवल ही और होता है, बचपन के दोस्त से, बचपन के यार से मिल बैठना। सर, बाजोड़ की बात करते हैं, बाजोड़ का एक तो मुझे बताएं आजकल मौसम कैसे है, फिर हम जरा बात करेंगे कि बाजोड़ आज कितना बदला है। देखिए जी, बाजोड़ का मौसम और इस्लामाबाद का मौसम तकरीबन एक दो दर्जे बाजोड़ का मौसम इससे कम होता है। और बाजोड़ भी इस तरह का एरिया है कि जो प्लेन एरिया है वो इस्लामाबाद की तरह है, और जो पहाड़ों में जाए तो इधर जो मारगला में आप जाते हैं और मुनाल वगैरह और मौसम ठंडा हो जाता है, वहाँ भी इस तरह का है। लेकिन बदकिस्मती से लोग टाइम के साथ साथ आगे जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारा पुराना, जो हम बच्चे थे, जो बाजोड़ था, इससे हम बदतर हालात में हैं। अच्छा, पहले से बहुत बदतर हालात में हैं। और इसकी वजह ये है कि बदकिस्मती से हमने हमेशा अपना दूसरे मुल्कों के स्ट्रेटेजिक पॉलिसियों को, गलत पॉलिसियों को
अपनी सरजमीन पे हमारी कुछ लोगों की गलतियों की वजह से अपनी सरजमीन पे जो अब हम सब मानते हैं कि हमने गलत किया है, जो दूसरों के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ला के और इसका मैदानी जंग हमने अपनी सरजमीन को बनाया, इसमें हमने खोया है, पाया कुछ भी नहीं है, उल्टा कुर्बानी भी ज़्यादा हमने दी। बिल्कुल ऐसे तो इन सारी गलत पॉलिसियों के जो मैदानी जंग था वो हमारे ट्राइबल एरिया था, तो इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके, हम पीछे आ गए। आगे तो क्या बढ़ना था, हमारे जो अपने रवायात थे वो हम खो गए, हमारी जो हुजरे का मस्जिद का जो रवायात था वो हम खो गए। तो मैं समझता हूँ कि हालात पहले से हमारे हालात अच्छी नहीं है, बदतर है। मैं अगर कहूँ सर, हेल्थ और एजुकेशन, इन दो मामलात में बाजोड़ आज कहाँ खड़ा है? आप इससे अंदाज़ा लगाए कि हमारे मेल में जो एजुकेशन है वो 13% है, लिटरेसी रेट। जी, लिटरेसी रेट। और जो फीमेल में है वो 3% है, लेकिन वो 3% प्राइमरी के हद तक। ओके। अगर प्राइमरी में एक जगह पे एक स्कूल में लड़कियां है 300, तो वो मिडल के हिस्से तक जाते जाते 100 रह जाते हैं, फिर हाई लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो 50-60 रह जाती है, फिर कॉलेज लेवल तक आ जाते हैं तो वो कोई चंद ही 10 या 20 रह जाते हैं। और लोगों में शौक है एजुकेशन का, बहुत शौक है हमारे लोगों में, और आप देख ले। तो फिर सर क्या चीज़ है जो कि बाजोड़ के लोगों को रोकती है? क्या मानती हूँ आपने कहा ना कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन्स, आप जैसी माशाल्लाह पढ़ी लिखी शख्सियात, किस तरीके से इन बच्चों को, ये इन वालिदैन की काउंसलिंग की जाए कि बाहर भेजे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए? देखिए जी, वहाँ पे गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, और गुर्बत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि आप यहाँ पे निकल जाए, आपको कहीं पे इतने ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में और इलाके के नहीं मिलेंगे। आप अपारा जाए, हर दूसरी तीसरे बंदे से पूछे आप कौन है, जो फुटपाथ पे बैठ के जो जुराब बेचते हैं, चश्मे बेचते हैं, सड़कों पे खड़े होते हैं। आप राजा बाजार जाए, सदर जाए, आपको हर दूसरा तीसरा बंदा बाजोड़ का मिलेगा। आप कश्मीर में जाए, वहाँ पे हमारे लोगों के बड़े बड़े मार्केट है। आप सरगोदा जाए, आप गिलगित बल्तिस्तान जाएँ, जहाँ पे भी जाएंगे, वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे इलाके में रोज़गार के मौक़े नहीं है। इसके बावजूद कि वहाँ पे हमारे पास वसाइल बहुत है। हमारे इलाके में क्रोमाइट है, हमारे इलाके में ग्रेनाइट है, हमारे इलाके में मार्बल है, वहाँ पे वसाइल कुदरती सब्जियाँ, हर किस्म की सब्जियाँ। देखिए, ये जो आपने कहा ग्रेनाइट है, स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है। तो ये ग्रेनाइट, ये मार्बल, इसको निकालना, इस पर काम नहीं हो रहा और नहीं हो सकता, इसमें इश्यूज हैं कोई? देखिए जो वो निकलते हैं, लेकिन इसके लिए वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। एक तो वो बहुत गलत तरीके से निकलते हैं, वो बारूद से उड़ा के निकालते हैं, बारूदी सुरंगें लगा के। तो इनसे हमारी जो मादनियात है वो ज़ाया भी ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल सही बात। यानी अगर हम 40% इनसे लेते हैं तो 60% को हम ज़ाया कर देते हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है, तो वो चीज़ें फिर आ जाते हैं यहाँ पे आइनाइन में, लाहौर में, पेशावर में, मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे जाते हैं, पहाड़ से उतार के ले जाते हैं। तो अगर वहाँ पे वैसे भी हमारे फ्यूल की ये हालात है, आप लोग देखते हैं, और ये कोई अभी से नहीं है, हमेशा से हमारे फ्यूल का जो है वो प्रॉब्लम रहते हैं। तो अगर हम वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री लगाए, एक तो वहाँ पे हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है कि हम वहाँ से इतना बड़े बड़े पत्थर उठा के इधर लाते हैं, तो अगर उस बड़े पत्थरों को वहाँ पे हम साइज करें, वहाँ पे साइज करें, तो इस पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत कम आए और वहाँ के लोगों को उल्टा रोजगार मिलेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट वहीं से निकले, वहीं से। तो सर इसके लिए हुकूमत संजीदा है, हुकूमत कुछ काम कर सकती है इस वक्त? देखिए जी, करने में तो हर वक्त कर सकती है। हमारे साथ वादा भी हुआ था, हमारे साथ ये वादा हुआ था कि हम मर्जर हो रहे थे खैबर पुख्तूनख्वा में, इसमें एक कमेटी बनी थी सरताज अजीज साहब की सरबराही में, और इसने अपने सफारशात बनाए थे, और इस सफारशात में हमारे साथ 2 तरह के वादे हुई थी। हमारे साथ ये वादा हुआ था कि 10 साल तक हम आप लोगों को आपके हुकूक देंगे, आप लोगों पे प्राइज नहीं डालेंगे, टैक्स नहीं होगा। प्राइज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, आप लोगों पे प्राइज नहीं डालेंगे,
और ये इस वजह से कि 5 साल हम आप लोगों का रिहेबिलिटेशन करें, जो मैंने आपसे कह दिया कि पहले हम जिस हालात में हैं इससे अब बदतर हालात में हैं, तो 5 साल हम आप लोगों का रिहेबिलिटेशन करें ताकि आप लोग वो पहले वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे, 2004 या 2005 वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे। और 5 साल फिर हम आपको और एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन देंगे, एक सपोर्ट देंगे कि आप दूसरे लोगों के बराबर आ जाएंगे, फिर आप लोगों के ऊपर। लेकिन 2018 में हमारे इस्लाहात हुए, अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि उसके उलट चल रहे। हमारे साथ 100 अरब का वादा हुआ था। आप इसका अंदाज़ा लगाए कि इस बार पुख्तनख्वा ने हमारे लिए बजट रखा था 60 अरब रुपये। 60 अरब रुपए में 6 अरब रुपए का डेवलपमेंट हुआ है और 54 अरब रुपए का पता नहीं चल रहा है कि ये खजाने में वापस हो गई, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खर्च हो गई। यानी 60 अरब लगना बाजोड़ पे था, बाजोड़ पे नहीं, ट्राइबल, पूरे ट्राइबल बेल्ट जो साथ जिनका इल्हाक हुआ, लेकिन 60 अरब में से 6 अरब रुपए लगा। इस पर फिर तो सवाल होना चाहिए ऐवान में, तो पूछते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते कि ये नहीं बताते कि वो दूसरे पैसे गए तो कहाँ गए, कौमी खजाने में वापस जमा हो गए, वापस जमा हो गए या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको खर्च किए गए, वो पैसे कहाँ गए। तो 2018 से अभी तक हमारे साथ वो वादे जो थे वो पूरा नहीं हुई, बल्कि हमसे प्राइज लेते हैं, हुकूक नहीं देते हैं। तो ये हालात। अखुंज़ादा साहब, जिस तरह से अब ये मामला डेफिनेटली काबिल गौर है, और जो हालात आप आजोड़ के बता रहे हैं, आप तो इत्तेहादी हुकूमत है ना, मतलब तमाम लोग, मतलब बहुत बड़ी जमातें जो हैं वो सब मुतफ़िक़ा तौर पे एक पेज पे पीपल्स पार्टी बाग दौड़ इस जरदारी साहब के हाथ में है। इस मामले को आपने समझते एज सून एज पॉसिबल असम्बली के फोरम पर अच्छे तरीके से उठाना चाहिए, ताकि वो जो रकम जो मुख्तस की गई थी वो कम से कम मालूम भी हो सके और बाजोड़ के लोगों को उनका हिस्सा मिल सके। या इसमें आड़े फिर केपी गवर्नमेंट आ जाती है, जरा केपी गवर्नमेंट ने देखने सारे मामला। देखिए जी, पहले हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ थे, ठीक है, अब हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, अब आप सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं। अब हम सूबाई हुकूमत का हिस्सा है, और सूबाई हुकूमत ने अभी तक हमको दिल से तस्लीम नहीं किया है, वो हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनके रवैये से पता चलता है। देखिए, हमारे लिए सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया पार्टा, एक्स पार्टा के लिए। हमने पूछा भाई क्यों? हमारे लिए हम तो सबसे यानी कितने साल हो गए, 2007 से तो हम बिल्कुल जंग के हालात में हैं। बजाय इसके कि आप लोग हमारा एक्स्ट्रा मदद करें, आप लोगों ने हमारे सेहत कार्ड को क्यों बंद किया? तो कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने आप लोगों के पैसे बंद कर दी। यानी अब फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा तो हम नहीं है, बिल्कुल हम तो केपीके का हिस्सा है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ देना है तो वो डायरेक्ट एक्स पार्टा को तो नहीं देना है, वो तो थ्रू सूबाई हुकूमत। जो याद है शोएब, हम लोगों ने भी जब सेगमेंट किया तो फेडरल गवर्नमेंट ने बाकी सूबों के हवाले से भी एक छोटा सा पोर्शन अदा करना था। जी जी। बाकी का जो 70% था वो तो सूबाई हुकूमत ने पूरा करना था। बिल्कुल जी। तो सूबाई हुकूमत ने अभी तक, हमको लगता ये है इनके तमाम इक़दाम से अभी तक हमारे साथ जो 4 साल तकरीबन हो रहे हैं, बल्कि 5 साल हो रहे हैं, क्योंकि ये हुआ था मुस्लिम लीग नून का जो हुकूमत था 2018 में, आखिरी दिनों में ये बिल पास हुआ था और हमारा मर्जर हुआ था पुख्तनख्वा के साथ। लेकिन अभी तक पुख्तनख्वा हुकूमत ने और पीटीआई हुकूमत ने हमको दिल से कबूल नहीं किया है। उसको हमें दरनों में लाना तो पसंद है, हमारे जज्बात के साथ खेलना तो पसंद है, लेकिन हमें डेवलप करना और हमें हमारा हुकूक देना वो उनको पसंद नहीं है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशंस, यहाँ पर भी क्या केपी गवर्नमेंट एक सौतेली माँ का सलूक करती है आपके साथ? नो रोड नेटवर्क्स, जिसकी वजह से आमदरफ्त के मसाइल हैं। देखिए जी, मुदरफ्त के मसाइल तो अब जो मेन रोड है इसके तो थोड़े थोड़े हल हो रहे हैं। ये FW वाले और हमारे पाक आर्मी वाले वजीरिस्तान में भी कुछ सड़कें बनाए, बाजौड़ में भी एक सड़क बन रहा है, मुंडा तो दीर टू मुमंद एजेंसी। लेकिन ये मेन रोड है, इनसे हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारे जो देहात है, हमारे उनको कनेक्ट करना ज़रूरी है, उसको कनेक्ट करना ज़रूरी है। वहाँ पे पहले तो ये कि रोड नहीं है, जो रोड्स है वो इसके हालात बहुत अबतर है। यानी हमारे जो आरंग का एक इलाका है, इसके रोड पे आप जाए तो इंसान को अफसोस हो जाता है। इस तरह की दूसरी जो रोड्स है इन पे बंदा जाए जो मेन रोड के अलावा रोड है, और वो भी बहुत कम है। मतलब है कि जहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर है तो उस तक रोड गया है, कुछ ना कुछ तो है। बाकी जो रोड है वो कच्चे रास्ते
ज़्यादातर लोगों ने खुद बनाए हैं। और इस पे अगर आप एक बार जाए तो बंदे का वापस दिल नहीं करते, बंदा कहता है गाड़ी को इधर छोड़ के मैं वापस पैदल चले जाऊँ। इतने तो ये हालात है। इसकी वजह से ये भी है कि हम ज़्यादातर काश्तकार लोग हैं, हमारी ज़मींदारियाँ है, लोग जो है सब्जियाँ हमारे इलाके में, जहाँ पे पूरी पाकिस्तान में टमाटर नहीं होते हमारे इलाके में टमाटर होते हैं। कुछ सब्जियाँ ऐसे हैं जो वो पूरी पाकिस्तान में हम बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन हमारे इलाके में उस सीज़न में वो सब्जियाँ हो जाते हैं। लेकिन रोड न होने की वजह से बिल्कुल जी उसको मंडी तक पहुँचाने में एक तो टाइम भी बहुत लगता है, इसका कास्ट भी बहुत आ जाता है। अगर रोड हो तो मंडी तक लाने में आसानी होगी, और जो गाड़ी का किराया है वो कम आएगा, तो मार्केट को वो सस्ती रेट में मिलेगा। तो बहुत सारे मसाइल है, वहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा। चले अब मसाइल से ज़रा वापस आते हैं। अब ज़रा बात करें आइंदा आने वाले इंतखाबात में आपको हम कहीं से लड़ता हुआ देख रहे हैं इंतखाब किसी हल्के से? मैं तो 2008 से बाजोड़ NA41 से MNA था, जो अभी NA8 हो गया, और 2013 में भी पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था, और 2018 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था। लेकिन मैं जिस तरह आप लोगों ने मेरे इंट्रोडक्शन में कह दिया, मैं एक ग्रास रूट लेवल का सियासी वर्कर हूँ। मैं कोई इस तरह बड़े सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ कि ये हल्का मेरा विरासत है और बस मैं इससे इलेक्शन लड़ूंगा, और पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी और को इजाज़त नहीं है। अगर पार्टी ने टिकट दिया, ठीक है, हमारे वर्कर ने मुझ पे एतमाद किया, और पार्टी को, क्योंकि पार्टी मुझे तब टिकट देंगे जब मेरे वर्कर प्रपोज करे कि हमारी तरफ से आप लोग इसको टिकट दे दे और ये हमारी तरफ से इलेक्शन लड़े। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हमारे वर्कर ने मुझे प्रपोज किया और पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं लड़ूंगा। अगर पार्टी ने किसी और हमारे दोस्त को टिकट दिया तो मैं इनके लिए सपोर्ट नहीं, दिन रात एक करके इंशाअल्लाह ताला। यानी आपकी सारी सपोर्ट पार्टी के लिए है? मेरे सारा सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। इसका वजह ये है कि मेरे इलाके में एक तो हम पे अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं कि हमें बहुत अच्छा मौसम दिया है, बहुत खूबसूरत एक ड्रीम एरिया में हमें पैदा किया है। ये भी कहा जाता है कि सर के बाजोड़ में तो टूरिज्म भी हो सकता है अगर प्रमोट किया जाए तो बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हमारा पानी एक बार आप पिएंगे तो मिनरल वाटर आप भूल जाएंगे। जो बाहर से लोग आ जाते हैं और वहाँ पे आप इससे रह जाते हैं, फिर इसका ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हो जाता है, तो वो हमें यही कहते हैं कि यार जब भी बाजोड़ से आएंगे तो मेरे लिए वो पानी लेकर आना। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह का हम पे एहसान है। और इसके बाद हमें जो कुछ दिया है हुकूमतों में और रियासत में, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया है, या मुहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दिया है, और या असफ अली जरदारी साहब ने हमें दिया है। इसके अलावा मेरा कौम गवाह है कि हमें किसी ने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ वादी दिए, झूठ कहा है, लॉलीपॉप दिया है, कुछ नहीं दिया है। जो कुछ दिया है पीपल्स पार्टी, तो मैं पीपल्स पार्टी साहब जैसे अभी आपने कहा ना कि आपने अपने पॉलिटिक्स का आगाज़ ग्रास रूट लेवल से किया, स्टूडेंट ज़माने तालिब इल्म जिसे हम कहते हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत कम हो गई है। आपको लगता है कि ये एक बार फिर से जो है होनी चाहिए ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो नए आइडिया के साथ, नए इनोवेशन के साथ हमारे यंगस्टर्स जो है वो पॉलिटिक्स में अब आएँ? देखिए जी, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश की वजह से हुआ, और इस साजिश में न सिर्फ वो ताकतें शामिल थे, वो तमाम ताकतें, मैं तमाम का कह रहा हूँ क्योंकि ये हर तबके में ये ताकतें हैं जो पार्लियामान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो सियासत को मजाक बनाना चाहते हैं, जो सियासत को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, और इसमें पार्टियाँ भी शामिल हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से आई हुई लोग हैं, या जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स था, वो सबसे पहले अपनी लीडर के सामने खड़े होके इनके गिरवान पे हाथ डालता। तो पार्टियों ने भी चाहा कि ये पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाए, आइंदा जो नौजवान है वो सियासत में दिलचस्पी नहीं रखे, आइंदा जो हमें लीडरशिप आ जाते हैं वो ख़ानदानी विरासत से आ जाए कि इसका बाप MNA था तो इसका बेटा भी MNA होगा, इसका बाप सदर था तो इसका बेटा भी सदर होगा।
क्योंकि ये नर्सरियाँ जो थी, ये पॉलिटिक्स की नर्सरियाँ थी, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स। बिल्कुल ऐसे ही है। इनसे लोग उठ के आ जाते और इसका रास्ता कोई नहीं रुक सकता था। ये पैराशूटर मैंने कभी भी नहीं देखा है कि किसी हल्के में, किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ग्रास रूट लेवल का स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से उभरता हुआ वर्कर है कि इसका रास्ता कभी किसी पैराशूटर ने रुका है। नहीं रुक सकते, वो लोग निकल जाते हैं। तो पार्टियों के अंदर से भी साजिश हो गई। वो लोग भी जो इन्होंने हमेशा से सियासत में ये काम किया है कि आर्टिफिशियल सियासतदानों की फैक्ट्रियाँ लगाए हैं कि आर्टिफिशियल सियासतदानों को पैदा करो और उसको सियासत में डाल दो ताकि सियासत डिस्क्रेडिट हो जाए, ताकि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ इलेक्टेबल तक रह जाए, वो नज़रियात इनसे ख़त्म हो जाए, वो जज्बा इनसे ख़त्म हो जाए जो गरीब अवाम के लिए है, जो मज़लूम के लिए है, जो मज़लूम के सामने, गरीब के सामने, हर के। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब तक किसी का मजाल नहीं था कि वो गरीब पे हाथ उठाए, एकदम पूरे शहर के स्टूडेंट्स निकल जाते। यानी हमारा पेशावर था तो इस्लामिया कॉलेज वाली निकलती, पेशावर यूनिवर्सिटी वाले, गवर्नमेंट कॉलेज वाली, सुपीरियर साइंस वाले, टेक्निकल कॉलेज वाली, ये सारे कॉलेजेस, पबो कॉलेज, ये सारे एक साथ निकल जाते। इंतज़ामिया बिल्कुल परेशान हो जाता कि अब और स्टूडेंट्स थे उसको तो मार भी नहीं सकते थे, तो वो परेशान हो जाता था। और स्टूडेंट्स सिर्फ अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ते थे, अपने हुकूक के लिए तो ज़रूर लड़ते थे कि मेरा टीचर नहीं है, फीसिस कभी ज़्यादा हो गई, हॉस्टल्स में ये चीज़ें नहीं है, इसको एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा है, मेरिट क्यों नहीं है। ये बात आप बिल्कुल इसके अलावा वो पाकिस्तान और सारी दुनिया के हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाते थे। और ये मुल्क जो हमने बनाया है, अगर इनसे आप स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को निकाल दे, आप पाकिस्तान का हिस्ट्री निकाल दे, इनका जदोजहद देख ले, जो जदोजहद हमने इसके लिए किया है, अगर इससे आप स्टूडेंट्स का और ख़वातीन का जदोजहद निकाले तो कुछ भी बीच में नहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो मुल्क के तरक्की के लिए, मुल्क को दुरुस्त चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके वो नर्सरियाँ बहाल हो, स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और स्टूडेंट्स यूनियन से पाबंदी उठाया जाए और उनको इस हद तक स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स कि आप जाएंगे कॉलेज में तो एफिडेविट देंगे कि हम नहीं पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये तमाम एफिडेविट्स तक रुकने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये कोशिश जो की जा रही है, इसके हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर जो बैन है वो हटाया जाए, ऐसे कोई एफिडेविट अगर साइन करवाया जाता तो वो ना करवाया जाए। बहुत शुक्रिया खुंजादा साहब, साथ मौजूद थे आप और कोशिश तो हमारी थी कि सर थैंक यू बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। सर हमें आपकी गुफ्तगू के साथ बहुत मजा भी आया और बहुत सारे ऐसे बाजोड़ के मसाइल जिनकी आपने निशानदेही की। यकीन कीजिए कि हम सुनकर अगर इतने घबरा रहे हैं तो जो लोग वहाँ पर जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए एक एक लम्हा कितना परेशानी का बायस होता होगा। लेकिन डिस्कशन करने का मकसद यही था कि जिन्होंने इसको हल करना है वो ज़रूर इस तरफ नज़र करें कि आवाम की फ़लाह की जो बात करते हैं तो आवाम की फ़लाह बहुत ज़रूरी है। मैं केपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, चूँकि जिस तरह खुंजादा साहब ने कहा कि हम इल्हाक तो हो गया लेकिन दिल से तस्लीम नहीं किया गया, तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। अगर टाइम है तो मैं 2 लफ्ज़ बोल सकता हूँ प्लीज़। बाजोड़ के साथ खुसूसी तौर पर जो ज़्यादती हो रही है इसका अंदाज़ा आप इनसे लगाए। जो मैं कह रहा हूँ कि हम पीछे जा रहे हैं। जी हमारे NA के 2 हल्के थे, अब उस 2 को ख़त्म करके 1 कर दिया। मेरे करीब जो हमारे आबादी है 10,90,000 बाजोड़ की आबादी है। मेरे करीब में जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, हमारे जो बॉर्डर्स लगते हैं, हमारे पीछे अफगानिस्तान का बॉर्डर है, हमारे साथ जो बॉर्डर लगते हैं वो लोअर दिर का है, वो मलकण का है और मूमंद का है। ठीक है। लोअर दिर का आबादी है 14,36,000, इनके 2 NA कौमी असम्बली की सीट है। मलकंड की आबादी है 7 लाख, इनका 1 कौमी असम्बली का सीट है। मूमंद की आबादी है सिर्फ 4 लाख, उनका 1 कौमी असम्बली की सीट है। और हमारे बाजोड़ के 10,90,000। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर सही मरदमशुमारी हो जाए तो बाजोड़ की आबादी 17-18 लाख के लगभग। और इसलिए आपको लगता है सीट्स 2 होनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन वक्त ख़त्म, मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।